कई बार कई ऐसे जुर्म होते हैं जिसमें या तो लोग कानून अपने हाथ में ले लेते हैं या फिर पुलिस निपटारा कर देती है, तो लोगों के अंदर एक भावना आती है कि सही हुआ। हालांकि कानूनन देखें तो वो गलत है, कानून अपने हाथ में लेना जुर्म है। लेकिन कई बार जब समाज, सिस्टम, अदालत यहाँ से उम्मीद इंसाफ नहीं मिलती तो फिर ऐसी चीज़ें आती हैं। बेस्ट इसका एग्ज़ाम्पल आपको हैदराबाद की उस डॉक्टर का किस्सा याद होगा, जब 4 रेपिस्ट चारों का इनकाउंटर हो गया, जिसको लेकर तमाम सवाल उठे। तो उसमें यह था कि अगर एक रेप केस में इतना वक्त लगता है इंसाफ दिलाने में, जो निर्भया केस में हुआ, तो फिर उससे अच्छा है कि इस तरह के इनकाउंटर करके उनको उनकी सज़ा दे दी जाए। अब एक तरह से देखें तो लोगों में गुस्सा भी है कि इंसाफ लेट मिलता है और फिर उनके सब्र का बांध टूट जाता है। जो विक्टिम फैमिली होती है, आप उनके दिल से पूछिए उनके दिल पे क्या बीतती है जब वो देखते हैं कि उनके बच्चों का गुनहगार खुलेआम इस तरीके से अभी भी है, सज़ा नहीं मिल रही है। तो ऐसे बहुत सारे केसेस भरे पड़े हुए हैं। आज की कहानी भी कहीं ना कहीं ऐसी एक कहानी है जिसमें कोई गुमनाम शख्स है और वो काम कर रहा है जो कायदे से कानून, पुलिस, अदालत को करना चाहिए। ये कहानी अपने देश की नहीं बल्कि पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश की है। एक शख्स है जिसने अपना नाम रखा हुआ हरक्यूलिस, एक बड़ा फेमस कैरेक्टर है ये। हुआ ये कि एक दिन बांग्लादेश में एक शख्स की लाश मिलती है और उस लाश के साथ एक पर्ची चिपकी हुई थी और उस पर्ची पे लिखा हुआ था कि मैं एक रेपिस्ट हूँ, मैंने इसका रेप किया है और मेरी सज़ा यही थी और मुझे यही सज़ा मिली है, सावधान हो जाओ। अब जब ये लाश मिली तो पुलिस का हैरान होना लाजमी था कि एक लाश के साथ ये पर्ची और पर्ची पे ये इकरार जुर्म कि मैं एक रेपिस्ट हूँ, मैंने उसका रेप किया है और मेरी यही सज़ा थी और मुझे यही सज़ा मिली है और सावधान हो जाए। सावधानी उन लोगों के लिए जो रेप करते हैं। बांग्लादेश अपने साउथ ईस्ट कंट्री में वो देश है, जैसे अपने देश में भी, इंडिया में भी है, महिलाओं के ख़िलाफ़ जुर्म बहुत ज़्यादा होते हैं, रेप के केसेस बहुत होते हैं। बांग्लादेश का अगर लास्ट फिगर हम देखें तो 2015 से 18 तक 18,000 रेप के केसेस दर्ज किए गए थे। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो दर्ज ही नहीं होते हैं और ये हर जगह है। अपने यहाँ भी रेप के केसेस का यही हाल है और उससे भी बुरा हाल ये होता है कन्विक्शन रेट की। रेपिस्ट को आपने पकड़ भी लिया तो 100 में से 25 को ही आप सज़ा दिला पाते हैं, 75 आज़ाद घूमते हैं, छूट जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इसका गुस्सा रिफ्लेक्ट होता है सोसाइटी पर, समाज पर। तो बांग्लादेश की कहानी भी यही थी और ये कहानी जो है ये शुरू होती है लास्ट ईयर 7 जनवरी को। एक लड़की की लाश मिलती है ढाका के करीब और वो लड़की मरने से पहले जब उसका कत्ल हुआ उसने पुलिस में एक रिपोर्ट लिखाई थी कि मेरे साथ रेप हुआ है और मुझे इंसाफ दिलाया जाए। लेकिन पुलिस ने जब तक वो ज़िंदा थी उस केस को सीरियसली लिया नहीं, मामले की जांच भी ढंग से नहीं की और चूँकि वो पुलिस में पहुंच गई थी, जो रेपिस्ट थे उनको पता चल गया कि ये लड़की पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लिखाने पहुंच गई है। तो इस कंप्लेंट लिखाने के 3-4 दिन बाद ही उस लड़की को वो सारे रेपिस्ट जो थे वो उसका कत्ल कर देते हैं। जब कत्ल करते हैं तो मामला बड़ा हो जाता है क्योंकि पहले रेप की शिकायत लिखाई, फिर उसकी लाश मिली। लड़की के माँ बाप पुलिस स्टेशन जाते हैं और फिर अपनी फरियाद बताते हैं कि ऐसे ऐसे पहले भी उसके हमने कंप्लेंट लिखाई थी, आप लोगों ने कुछ किया नहीं और उसका रेप हो गया और उसके बाद अब उसका कत्ल हो गया। अब जब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं तब पुलिस होश में आती है और फिर उस केस को खोलती है जब लड़की ने ज़िंदा रहते हुए रेप की केस शिकायत की थी। माँ बाप के जाने के बाद दोबारा मामला दर्ज होता है और रेपिस्ट के तौर पर एक नाम आता है एक लड़के का जिसका नाम था रिपन। पुलिस रिपन का नाम दर्ज कर लेती है और उसकी तलाश करती है। 7 जनवरी को लड़की के माँ बाप पुलिस में रिपोर्ट लिखाते हैं और उसके ठीक 10 दिन के बाद 17 जनवरी को उसी इलाके में कुछ दूरी पर रिपन की लाश मिलती है। सर में गोली मारी गई थी और उसके गर्दन के पास एक पर्ची चिपका दी गई थी और पर्ची पे लिखा था कि मैं एक रेपिस्ट हूँ, मैंने उस लड़की का रेप किया था
और मेरी यही सज़ा है जो मुझे मिली, सावधान। अब जब पुलिस को ये पर्ची मिलती है तो पुलिस थोड़ी सी घबरा जाती है कि ये मामला क्या है। जांच की जाती है। अच्छा, नीचे में नाम लिखा था हरक्यूलिस। अब कातिल ने अपना नाम हरक्यूलिस लिखा था। अब हरक्यूलिस नाम का कोई शख्स या तो कोई निकनेम जिसका हो, आसपास में ढूंढना शुरू किया गया, कोई हरक्यूलिस नाम का बंदा मिला नहीं। लेकिन ये मामला तब इतना बड़ा हुआ नहीं, क्योंकि एक रेप, फिर मर्डर, फिर एक लाश और मिलती है और उसके बाद उस लाश के साथ ये पर्ची मिलती है। मीडिया में भी बहुत ज़्यादा ये खबर आई नहीं। खबर आती है जब दूसरा इंसिडेंट इसके बाद होता है। इस केस के बाद करीब महीने भर बाद एक और लड़की का रेप हो जाता है और ये लड़की अपनी दादी के घर जा रही थी, अकेली थी, तन्हा थी। रास्ते में इसको दो लड़के उठाते हैं और फिर उसके साथ ज़बरदस्ती करते हैं। लड़की अपने घर पहुंचती है, घर वालों को सारी बात बताती है। घर वाले पुलिस स्टेशन में जाते हैं और रिपोर्ट लिखाते हैं। जब रिपोर्ट लिखाते हैं तो लड़की जो है वो दो नाम बताती है। वो जानकार थे उस लड़की के, उनमें से एक का नाम था रकीब और एक का नाम था सजल। पुलिस में रिपोर्ट लिखा दी जाती है। पुलिस रिपोर्ट लिखती है, उन दोनों की तलाश करती है, वो दोनों हाथ नहीं आते। करीब 15 दिन बीतता है। 15 दिन के बाद रकीब की लाश मिलती है। सेम उसी तरह सर में गोली मारी गई और उसके कंधे पे एक पर्ची चिपकी हुई थी और उस पर्ची पे लिखा था कि मैं रकीब एक रेपिस्ट हूँ, मैंने उस लड़की के साथ रेप किया है, मुझे यही सज़ा मिलनी थी, मुझे यही सज़ा दी गई, सावधान, हरक्यूलिस। अब जब ये दूसरी पर्ची मिलती है तो पुलिस के कान खड़े हो जाते हैं। अब यहाँ पे सवाल ये था कि लड़की ने दो लोगों के नाम लिखाए थे रिपोर्ट में रेप के लिए, एक का नाम रकीब और एक का सजल। रकीब की लाश मिल चुकी थी। पुलिस को लगा ये दूसरा कत्ल है और पुलिस इसी तरह अपनी से तफ्तीश कर रही थी, लेकिन पुलिस की गलती ये थी कि ये दूसरा नहीं तीसरा कत्ल था। पुलिस रकीब के बाद अब सजल की तलाश शुरू करती है ताकि कम से कम उसको जान बचाया जा सके हरक्यूलिस से। पुलिस उसे ढूंढती है, घर जाती है, घर वाले बताते हैं कि वो आया नहीं है, कई दिन हो गए हैं, इधर उधर ढूंढा जाता उसे, कहीं नहीं मिलता। एक हफ्ते के बाद उस इलाके से कुछ और दूरी पर एक लाश मिलती है। लाश की शिनाख्त होती है सजल के तौर पर। ये वो तीसरा शख्स था जिसके सर में गोली मारी गई थी, जिसके कंधे पे एक पर्ची थी। पर्ची पे वही लिखा था कि मैं एक रेपिस्ट हूँ, मैंने रेप किया है, मुझे यही सज़ा मिलनी थी, मुझे यही सज़ा दी गई, सावधान, हरक्यूलिस। अब जब ये पर्ची मिली और इसके बाद पुलिस हैरान परेशान, क्योंकि सारे कत्ल एक धर्रे पे किए जा रहे थे, सारे कत्ल के साथ एक पर्ची थी, सारी पर्ची में एक ही लाइन लिखी हुई थी, हैंडराइटिंग एक थी और नाम हरक्यूलिस। अब धीरे धीरे बांग्लादेश में हरक्यूलिस का नाम तेज़ी से फैलता जाता है। जैसे जैसे लोगों को ये कहानी पता चलती है, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो अब हरक्यूलिस को एक हीरो मानने लगते हैं। सरकार पे भी प्रेशर आता है, जो वहाँ की पुलिस, उसके ऊपर भी दबाव कि पुलिस अपना काम ईमानदारी से नहीं कर रही है। रेप विक्टिम शिकायत लिखती है, पुलिस उसे पकड़ती नहीं है और एक कोई गुमनाम शख्स है जो इन लोगों का हिसाब किताब कर रहा है। इस दौरान में जब पुलिस जांच करती है तो अलग अलग इलाकों से कुछ और खबरें आती हैं। पता चला कि वहाँ पे भी जब किसी रेप के मामले में किसी ने रिपोर्ट लिखाई पुलिस में, रिपोर्ट लिखाने के कुछ ही दिनों बाद लाश मिली है और लाश उस शख्स की थी जिसे विक्टिम ने एक रेपिस्ट के तौर पे नामजद कराया था पुलिस स्टेशन में। तो 3 कत्ल से ये कहानी शुरू हुई। उसका अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जब पूरी छानबीन हुई मीडिया में, चूँकि पूरे बांग्लादेश में ये खबरें अखबारों में सुर्खियाँ बनी, टीवी पे दिखाई गई, तो फिर अलग अलग शहरों से पता किया गया तो पता चला कि अलग अलग शहरों में भी इस तरह की पर्चियाँ मिली हैं और हरक्यूलिस नाम लिखा हुआ है। धीरे धीरे ये नाम बांग्लादेश में बड़ा मशहूर होता गया और बहुत सारे लोग हरक्यूलिस के समर्थक निकल आए। उनका कहना था कि पुलिस अपना काम नहीं करी, कम से कम कोई तो है जो इंसाफ कर रहा है और ऐसे रेपिस्ट को सज़ा दे रहा है। अब इस दौरान उधर जांच शुरू होती है कि आखिर ये हरक्यूलिस है कौन, इस तक पहुंचा कैसे जाए। तो जो पूरी जांच हुई, उसका जो पैटर्न निकला वो ये निकला कि हरक्यूलिस तभी एक्टिव होता है जब किसी रेप का केस पुलिस स्टेशन में दिखाया जाता है और रिपोर्ट दर्ज होती है। जब तक रिपोर्ट दर्ज नहीं होती तब तक वो कुछ नहीं करता।
जैसे ही रेप का कोई केस पुलिस स्टेशन में आता है और विक्टिम अगर रेपिस्ट का नाम लिखती है तो फिर उस नाम वाले शख्स के लिए ख़तरा पैदा हो जाता है। तो कहीं ना कहीं इस हरक्यूलिस का कनेक्शन या तो पुलिस स्टेशन से है या पुलिस के अंदर है या हो सकता है वो खुद पुलिस वाला हो। एक बात ये चली। दूसरी ये चली कि पुलिस भी रेप के बढ़ते केसेस से परेशान थी, लोगों का दबाव भी था। तो कुछ इल्ज़ाम पुलिस पे लगे कि असल में ये हरक्यूलिस कोई और नहीं है बल्कि बांग्लादेश के अलग अलग इलाकों की पुलिस है, जो इस तरीके से उनको गिरफ्तार करके अदालत में ले जाने की बजाय सीधे उनका इस तरीके से उन्हें मार रही है। इस बात को दम कैसे मिला या हवा कैसे मिली, उसकी वजह थी जो 3 कत्ल हुए सजल के, रकीब के, ख़ास तौर पर इनके घर वालों से अलग अलग मीडिया के लोगों ने और कुछ NGOs ने जाके बातचीत की। तो बातचीत में ये पता चला कि ये लोग कब कैसे गायब हुए। रकीब के घर वालों ने बताया कि वो एक दिन घर में ही था, रात को सादी वर्दी में कुछ लोग गाड़ी में आए और उन्होंने बताया कि वो पुलिस से है और उसके बाद वो रकीब को अपने साथ ले गए किसी केस की पूछताछ के नाम पर और फिर रकीब कभी लौट कर नहीं आया। सजल के घर वालों का भी यही कहना था कि वो घर में था, एक दिन अचानक कुछ लोग आए सादी वर्दी में, लेकिन वो लग रहे थे पुलिस के और वो उसको अपने साथ ले गए और फिर वो कभी लौट कर नहीं आया। तो शक और सवाल ये पैदा हुआ कि क्या वहाँ की पुलिस इस तरीके की चीज़ें कर रही है कि एक रेपिस्ट को उठाकर अदालत की चौखट तक ले जाने के बजाय खुद ही उनका इंसाफ कर रही है, खुद ही सज़ा दे रही है। हालांकि बांग्लादेश के टॉप पुलिस ऑफिशियल ने जब ये मामला मीडिया में सुर्खियां बना तो उन्होंने रिकॉर्ड पर आकर मना किया और कहा कि इस हरक्यूलिस के नाम से या फिर इस तरीके की जो किलिंग है इससे बांग्लादेश की पुलिस का कोई लेना देना नहीं है। तफ्तीश आगे भी जारी रही, बल्कि कई बार जो रेप के बाद में केसेस आए उस कुछ रेप के केसेस में विक्टिम का नाम लिखे लेकिन वो ज़िंदा थे, उनको प्रोटेक्शन दिया गया और इस बात पे नज़र रखी गई कि देखते हैं कि ऐसा कौन है जो पुलिस स्टेशन से आकर केस की फ़ाइल या FIR की कॉपी उसके ज़रिए रेप विक्टिम तक पहुंचता है और फिर उन्हें मारता है। तो लंबा इसके लिए दौर चला, निगरानी की गई, लेकिन कोई ऐसा शख्स पुलिस के हाथ नहीं मिला जिसके पास के खिलाफ अच्छे सबूत हों पुलिस के। कुछ लोगों को पुलिस ने शक के बिना पे उठाया भी, पूछताछ भी की, लेकिन फिर धीरे धीरे उन सबको छोड़ना पड़ा क्योंकि जितने कत्ल हुए थे उस कत्ल की तारीख़ और वक्त के हिसाब से और उस जगह के हिसाब से उनकी मौजूदगी साबित नहीं हो पाई। तो धीरे धीरे बांग्लादेश की पुलिस की जांच चलती रही और एक एक करके उसके बाद भी कई ऐसे लाशें मिली जो रेप विक्टिम की जो पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखाई थी वो नाम थे उसमें, और इससे पहले कि पुलिस उन तक पहुंचती उनको गिरफ्तार कर लिया गया या गिरफ्तार कर लिया जाता उससे पहले उसकी लाश मिली। हालांकि सही आंकड़े अभी तक बांग्लादेश की पुलिस ने नहीं बताए कि टोटल ऐसे कितने कत्ल हुए जो हरक्यूलिस ने किए हैं और ऐसे कितने रेप के केसेस हैं जो पुलिस में रिपोर्ट दर्ज किए और जिनमें से पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया। बहुत लोगों ने इससे पता करने की कोशिश की लेकिन सही आंकड़े और डेटा इसका सामने नहीं आया। बट करीब 2 साल हो गए, गाहे बगाए अब भी कहीं कहीं से इस तरह की खबरें आ जाती हैं, हरक्यूलिस का नाम सामने आ जाता है, लेकिन ये हरक्यूलिस है कौन, इसकी असली पहचान क्या है, क्यों ये रेप विक्टिम को अपने हाथों से सज़ा देता है, ये एक शख्स है या इसके साथ पूरा एक गैंग है, ग्रुप है जो सिर्फ ऐसे लोगों को जो रेपिस्ट हैं उनको सज़ा देने के लिए निकलता है, इसका कनेक्शन या ताल्लुक़ पुलिस से है, इसका ताल्लुक़ किसी और संगठन से है। ये सारे सवाल अभी भी एक रहस्य हैं, एक राज है और बांग्लादेश की पूरी पुलिस फोर्स मिलकर भी अभी तक इस हरक्यूलिस का सच सामने नहीं ला पाई है। पुलिस की कोशिश जारी है, लेकिन इससे एक फ़र्क ये हुआ, एक फ़ायदा ये हुआ कि अब जब भी कोई रेप का केस होता है और ख़ास तौर पे दर्ज होता है तो सबसे पहले पुलिस उस रेपिस्ट के बारे में जिसका नाम दर्ज किया गया है उसको पकड़ने की कोशिश करती है, उसके ऊपर नज़र रखने की कोशिश करती है ताकि उसके ज़रिए हरक्यूलिस तक पहुंचने की कोशिश की जाए। अभी तक तो कामयाबी नहीं मिली। बीच में अभी मैंने देखा हिंदुस्तान में कई लोगों ने ऐसे ट्वीट किए थे कि ये बांग्लादेश वाले ही केस पे कि इस हरक्यूलिस की ज़रूरत हिंदुस्तान में भी, उसे यहाँ भेज दो। हालांकि जिसने भी लिखा वो पता नहीं कितना सीरियस लिखा, लेकिन मैं फिर भी वही कहूँगा कि कानून को अपने हिसाब से उनको अपना काम करना चाहिए।
कानून अगर हर हाथ का खिलौना हो जाएगा तो फिर समाज में रहना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए कि इसके बहुत सारे नुकसान भी है। लेकिन हाँ, बैलेंस करने के लिए ज़रूरी है कि कानून भी अपना काम वक्त पे करे, ईमानदारी से करे, जल्द फैसला हो, जल्द सज़ा हो, तो लोगों को शायद ये गुस्सा भी ना आए और किसी हरक्यूलिस को पैदा होने की ज़रूरत भी ना पड़े, अगर कानून का काम अपने हिसाब से सही हो तो बांग्लादेश को ज़रूरत है हरक्यूलिस की, लेकिन बांग्लादेश की एक बड़ी आबादी अभी भी उसके सपोर्ट में है और कहती है कि चलो कम से कम जो कानून नहीं कर रहा वो कोई एक गुमनाम शख्स है, जो रहस्य का चादर ओढ़े हुआ, जिसका चेहरा किसी को नहीं मालूम, जिसका असली नाम किसी को नहीं मालूम, पता ठिकाना नहीं मालूम, वो कहाँ से आता है, कहाँ जाता है, कुछ खबर नहीं, लेकिन वो इस तरीके से हर रेपिस्ट को अपने हाथों से सज़ा दे रहा है। तो इसको लेके बांग्लादेश के लोग उसके सपोर्ट भी करते हैं। हालांकि पुलिस के लिए एक चैलेंज भी और पुलिस के लिए शर्मनाक भी है कि जो काम पुलिस को करना चाहिए वो एक कोई हरक्यूलिस नाम का नकाब ओढ़े कोई गुमनाम शख्स कर रहा है। ये पूरी कहानी ब्राज़ील की है। ब्राज़ील से हम सब वाकिफ़ हैं, ब्राज़ील के फुटबॉल के हम सभी दीवाने हैं। वर्ल्ड कप जब भी खेलता तो इंडिया के जो ज़्यादातर लोग हैं उसमें मैं भी शामिल हूँ। हमारी पहली फेवरेट टीम ही ब्राज़ील होती है, फिर अर्जेंटीना, इसके बाद बाकी टीमों का नंबर आता है। तो ब्राज़ील में एक छोटा सा शहर है मनौस, जिसकी कुल आबादी करीब 15 से 20 लाख। तो उसी मनौस शहर में एक शख्स रहता था जिसका नाम था वोलस सोउजा। वोलस सोउजा जब पढ़ लिख कर कॉलेज पास किया तो उसने ब्राज़ील पुलिस को ज्वाइन किया और वो पुलिस में इंस्पेक्टर था और वो पुलिस की नौकरी कर रहा था। लेकिन नौकरी के कुछ साल के बाद ही एक पीएफ स्कैम हुआ वहाँ पे, और दूसरा पेट्रोल का घोटाला, जो पुलिस की गाड़ियों के पेट्रोल और ये सारी चीज़ें होती हैं। तो उन दोनों मामलों में वोलस सोउजा जो है इसका नाम आया और इस करप्शन के और बेईमानी की वजह से पुलिस की नौकरी उसकी चली गई। पुलिस की नौकरी जाने के बाद इसने क्या किया कि वहाँ का एक जो लोकल न्यूज़ चैनल है वो उसने ज्वाइन कर लिया। और चूँकि ये पुलिस बैकग्राउंड से था तो इसने क्राइम के ही स्टोरीज़, क्राइम के ही शो करने का इसने बताया कि चूँकि मुझे एक्सपीरियंस है, तो न्यूज़ चैनल वालों ने भी कहा कि इसका एक्सपीरियंस का फ़ायदा उठाते हैं, तो वो उसको रख लिया। तो उस क्राइम के शो का पूरा हेड वही था। उसके बाद एक शो उनका शुरू हुआ। थोड़े दिनों के बाद जब ये थोड़ा सा वहाँ पे टीवी सारा सीख गया, सब कुछ हो गया, तो इसने एक क्राइम शो शुरू किया। उसका नाम था कैनाल लीवर। ये क्राइम शो था जो डेली रात को आया करता था और इसमें जनरली दिखाते थे क्राइम की सारी खबरें या पुलिस का कोई ऑपरेशन, पुलिस चेस कर रही है क्रिमिनल को, ये सारी चीज़ें दिखाया करते थे इस शो में। इस शो को शुरू किया था उसने 1989 में और ये नॉर्मल अपना ये शो चल रहा था और चलता रहा, लंबा वक्त गुजर गया। करीब 10 साल के बाद ये इस शो की वजह से थोड़ा सा पॉपुलर भी हो गया। वॉलस माफ़ी लीजिएगा, तो पॉपुलर हो गया। तो फिर इसने क्या किया कि वहाँ पे भी हमारे जैसे विधानसभा के चुनाव होते हैं, एमएलए कहते हैं, तो वो भी विधायक, वहाँ पे भी लगभग सेम टर्म है। तो वहाँ के लोकल एमएलए का इसने इलेक्शन लड़ा पहली बार। इस टीवी की पॉपुलैरिटी का फ़ायदा उठाते हुए 1998 में जीत गया। उसके बाद इसने 3 बार और जीता, कुल 3 बार ये इलेक्शन जीता। 2 बार तो ऐसा जीता कि उस शहर में जो ब्राज़ील का है मनौस, वो रिकॉर्ड है, उतनी मार्जिन से कोई और जीता ही नहीं। इसकी इतनी पॉपुलैरिटी हो गई थी इस शो की वजह से। तो शो भी चल रहा था और उसके बाद इसने पॉलिटिक्स भी ज्वाइन कर लिया और इसका सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन तभी फिर 2006-07 आते आते इस शो की पॉपुलैरिटी गिरने लगी। टीआरपी में भी नहीं आ रहा था और इसकी रेटिंग भी गिरने लगी। तो अब इसके ऊपर सोउजा के ऊपर दबाव आ गया था कि शो को हिट करना है, टीआरपी भी बंद, तो क्या करें। इसी दौरान अचानक फिर क्या होता है कि 2007 के बाद से इस कैनाल लीवर क्राइम शो में अचानक कुछ क्राइम की खबरें आती हैं और बिल्कुल एक्सक्लूसिव। मनौस के अलग अलग, कभी शहर के अंदर, कभी शहर के बाहर कुछ मर्डर की खबरें आती हैं। तो पहला चैनल जो था और पहला क्राइम शो यही था कैनाल लीवर जो सोउजा का, ये सबसे पहले उसी पे ब्रेक आती है और ये पूरा शो दिखा देता। बाकी चैनल वाले बेचारे सर पीटते रहते, उन्हें इस खबर के बारे में पता ही नहीं होती कि ये मर्डर कब हो गया, कैसे हो गया, किसने किया। और जब तक वो ब्रेक करते या ब्रेकिंग न्यूज़ की पट्टी चलाते तब तक ये पूरा पैकेज चला चुका, पूरी स्टोरी चला चुका होता।
कई बार तो ऐसा हुआ कि इनके पास सारे फुटेज विजुअल सब थे क्राइम सीन के और पुलिस बाद में पहुंची। तो ऐसे 1 2 3 4 5 एक एक कर मर्डर की खबरें आती गई और सबसे पहले इस क्राइम शो पे आया, ब्रेक हुआ, पूरी शो चला और ये खुद एंकर भी था, एंकरिंग कर रहा और शो का बॉस भी यही था। तो जब लगातार ये चीज़ें होने लगी, हर महीने 2 महीने में इस तरह की एक बड़ी खबर और उसी पे ब्रेकिंग और उसी की सबसे ज़्यादा तस्वीरें, सब कुछ एक्सक्लूसिव और बाकी चैनल बाद में, पुलिस तक बाद में, तो लोगों को फिर डाउट हुआ और ख़ासतौर पे मनोज की पुलिस को कि आखिर ऐसा 1 2 3 इत्तेफाक हो सकता है, लेकिन लगातार इतना इत्तेफाक हो रहा है। तो ये क्या है, कैसे इनको इस मर्डर की जो कहानी है वो पता चलती है और मर्डर के फ़ौरन बाद सबसे पहले इन्हीं की चैनल पे तस्वीरें होती हैं। तो पुलिस को इस पे शक हुआ। तो पुलिस ने पहले थोड़ा छानबीन की, चुपचाप से, सब कुछ खामोशी से, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं मिला। इस दौरान वक्त बीता, फिर ऐसी खबरें आई, फिर सबसे पहले इसी चैनल पे और किसी चैनल पे वो खबर नहीं, वो सारे कई घंटों बाद बाकी चैनल पे होता है। तो लास्ट में पुलिस को लगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। उन्होंने वहाँ के जितने शुरुआत में जो क्राइम रिपोर्टर थे, जो कैमरामैन थे, उन लोगों को भी ट्रेस करना शुरू किया, पीछा करना शुरू किया, खामोशी से इन्वेस्टिगेशन करते रहे, लेकिन कोई कामयाबी नहीं मिली। इसी दौरान 2009 आता है और 2009 में जो मनोज शहर के जो पुलिस के हेड थे, जब वो सारी केस स्टडी करते तो उन्हें डाउट होता है कि ये इस सारे मर्डर का लिंक कहीं ना कहीं इस चैनल से ही है, क्योंकि इस चैनल पे ही सबसे पहले खबर आती है। और ऐसा जनरली होता है कि अगर एक रिपोर्टर है, जैसे हम लोग अपनी फील्ड की बात करें तो कई अच्छे सोर्सेज होंगे कि चलो इसके दिल्ली पुलिस में अच्छे सोर्सेज हैं, इसके मुंबई पुलिस में अच्छे हैं, इसके कोलकाता की पुलिस में है, इसकी स्पेशल सेल में अच्छा है, इसका सीबीआई में अच्छा है, या इसका इस फलाने पुलिस अफसर के साथ अच्छे लिंक हैं, वो इसको खबर दे सकता है। तो जो सोर्सेज हैं वो अलग अलग सभी रिपोर्टर के होते हैं, अपने अपने बनाए हुए। तो पुलिस ने अब इन सोर्सेस को टटोलना शुरू किया कि आखिर इस चैनल का सोर्स कौन है, जो लगातार 2-3 सालों से सारी जो मर्डर की खबरें हैं, ख़ासतौर पे जो कत्ल की हैं, वो सब इसी चैनल पे ब्रेक होता है, इसी चैनल पे सबसे पहले शो में दिखाया जाता है, और वो भी एक ही शो में, जो ये क्राइम शो था कैनाल लीवर। तो जो नया अफसर है वो फिर सारी छानबीन करता, जांच करता, और वो सबसे पहला काम करता है कि इस चैनल का सोर्स पता करो। तो अपने डिपार्टमेंट से ही शुरू करता है कि हमारी पुलिस में कोई ऐसा हो। पता चला कि पुलिस तो खुद ही, जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो ऐसे ज़्यादातर सीन ऑफ क्राइम वो थे जिसमें पुलिस खुद बाद में पहुंची, तो वो सोर्स हो ही नहीं सकती। जैसे खुद पता नहीं है कि ये हो चुका है और चैनल को पहले पता है, तो वो पुलिस वाले से खबर नहीं मिल सकती। बाकी उन्होंने अपने सारे जांच किए, नहीं मिला। फिर उन्होंने एक फैसला किया कि इस चैनल की क्राइम से जुड़े हुए शो से जितने भी लोग हैं जो फील्ड में काम करते हैं, चाहे वो रिपोर्टर हो, कैमरामैन हो, उन सबको फॉलो किया जाएगा और उन पे चुपचाप से नज़रें रखी जाएंगी। हर स्टोरी पे रखते गए नज़र। कई दिन गुजरे, लोग जाते स्पॉट पे, शूट करते, अलग अलग क्राइम के इंसिडेंट होते रहते थे, चलता, लेकिन कुछ कामयाबी हाथ नहीं मिली। एक दिन 9 अगस्त 2009 को ऐसी पुलिस की टीम अपनी सादी वर्दी में इधर उधर सब फैली और लगी रहती थी कि कोई बाहर निकलेगा उसको फॉलो करना, रूटीन था उनका, और रूटीन से फॉलो कर रहे थे, लेकिन अभी तक कामयाबी नहीं मिली थी। वो कामयाबी मिलती है 9 अगस्त 2009 को। उस दिन 11 अगस्त 2009 को एक कैमरामैन गाड़ी लेकर निकलता है इस चैनल का, और वो चला जा रहा है। पुलिस की टीम उसके साथ साथ जाती है। वो शहर छोड़ देता है, शहर के बाहर एक जंगल है, वो जंगल में दाखिल होता है, पुलिस भी पीछे पीछे। उसका जंगल में जाके अचानक फिर वो देखता है कि वो शूट कर रहा है, जंगल में एक लाश पड़ी हुई है जिसमें से धुआं निकल रहा है, उसको जलाने की भी कोशिश की गई थी। तो वह सारा शूट वूट कर लेता है। जब शूट कर रहा होता है तभी पुलिस की टीम पहुँचती है और उसको सीधे कैमरामैन को पकड़ लेती है। उसका तो उससे पूछा जाता है कि ये बताओ, शहर के बाहर ये लाश पड़ी हुई है, ये तुम्हें कैसे पता, और यहाँ पे अभी कोई भी नहीं है, और हम खुद पुलिस वाले तुमको फॉलो करके यहाँ तक पहुँचे तो हमें पता चला कि ये लाश है, तो तुम्हारा सोर्स कौन है? तो कैमरामैन कहता है कि मुझे नहीं मालूम, मुझे तो ऑफिस से इंस्ट्रक्शन मिला था, कहा गया था कि ये लोकेशन है, ये पता है, और आप जाओ और वहाँ ये शूट करके आ जाओ। तो उसने कहा कि ऑफिस से आपको किसने कहा? तो उसने कहा हमारे बॉस ने। तो उसने बोला बॉस कौन? तो बताया कि वही बोला सौजा, जो कि इस क्राइम शो का एंकर भी है और उसका बॉस भी था। उस कैमरामैन को लेकर पुलिस ऑफिस पहुंचती है। ऑफिस जाने के बाद
फिर सारे कैमरामैन को जो इससे पहले के सारे मर्डर जिन्होंने शूट किया था, जो चला था ब्रेकिंग और किसी चैनल पे नहीं था, उन सबको बुलाया जाता है और उस बाकायदा लिस्ट देकर पूछा जाता है कि ये जब मर्डर हुआ तो इसको किसने शूट किया, इसको किसने शूट किया। तो वो सारे कैमरामैन सामने होते हैं खड़े हुए पुलिस के। हर कैमरामैन का जवाब एक ही था कि हमें इंस्ट्रक्शन हमारे बॉस ने दिया था और वो सौजा नहीं दिया था, और वो बस यही कहता था कि उस जगह पे जाओ, वहाँ पे एक मर्डर हो गया और तुम उसको शूट करके आ जाओ। और किसी रिपोर्टर ने, ऑफिस के किसी एम्प्लॉय ने कभी कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिया। तो मतलब ये जितने भी कत्ल हुए थे उन सब का लोकेशन हमेशा सिर्फ एक आदमी बताता था, और वो यही वॉलस सौजा। तो पुलिस के पास काफ़ी पुख्ता जानकारी थी। इस दौरान में पुलिस की एक टीम सौदा के घर भेजी जाती है, वहाँ पे तलाशी ली जाती है। तो वहाँ से बहुत सारे कार्टेज मिलते हैं, गोलियों, बंदूक की गोली, कुछ चले हुए, कुछ बिना चले हुए। कुछ गोलियां ऐसी थी जिस पे इवन ब्लड के स्पॉट थे, और वो ऐसा था कि जैसे शायद लाश से निकाली गई है। तो जब ये सबूत मिलता है पुलिस को, तो उसके बाद पुलिस सौजा को उठाती है, गिरफ्तार करती है और उससे पूछताछ करती है। इसके बाद सौजा अपना मुंह खोलता है। तो जो कहानी सुनाता है वो ये था कि जब पुलिस की नौकरी से वो निकला, उसके बाद उसने चैनल शुरू किया, फिर उसकी वजह से पॉलिटिक्स में आया, पॉपुलर हुआ, चुनाव जीता। लेकिन जब चैनल की, इस शो की टीआरपी गिरने लगी, इसकी पॉपुलैरिटी कम होने लगी, तो उसे लगा कि इस शो को हिट करने के लिए क्या करना चाहिए। तो उसे लगा कि हम आगे रहने के लिए यही हो सकता है कि उस क्राइम की रिपोर्टिंग करें जो क्राइम किसी और चैनल पे ना हो, और सबसे पहले हम दिखाएं। तो अब ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कंपटीशन कभी हम आगे, कभी ये होता है जैसे हम लोग ही हैं, कई सारी खबरें हमसे मिस हो जाती हैं, हमसे छूट जाती हैं, हम लेट हो जाते हैं, दूसरा हमसे पहले चला जाता है। जैसे मैंने बहुत पहले आपको एक किस्सा सुनाया था कि जब कसाब को फांसी हुई थी तो हम लोग उसमें पिछड़ गए थे, हमें बाद में पता चला। दूसरे चैनल ABEP को पहले था, वो पहुंच गया। लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद जब अफजल गुरु को फांसी हुई तो हम लोग आगे थे, ABEP को नहीं पता था। तो ये एक चलता रहता है, और सभी रिपोर्टर इंसान ही हैं। तो कभी वो आगे, कभी हम पीछे, और आपस में हर रिपोर्टर में बड़ी ये कंपटीशन की भावना तक तो ठीक है, लेकिन आपस में रिश्ते अच्छे होते हैं, सभी में दोस्ती होती है। और ये हम सब जानते हैं कि हर खबर पे हम ही आगे नहीं रह सकते। आज को मैं हूं तो कल को वो है, कल को वो है, परसों वो है, क्योंकि सभी अपनी ईमानदारी से मेहनत करते हैं और सभी चाहते हैं कि कोई स्टोरी ना छूटे, लेट ना हो। तो उसने बताया कि चूंकि ऐसी क्राइम की स्टोरीज में हमेशा हम आगे रहें इसकी गारंटी नहीं थी, क्योंकि बाकी रिपोर्टर भी, उनके भी सोर्सेज हो सकते हैं। तो फिर उसके दिमाग में आइडिया आया कि क्यों ना हम खुद ही क्राइम करें और खुद ही उस शो में दिखाएं। तो इसमें कंपटीशन है ही नहीं, क्योंकि सबसे पहले हम ही दिखाएंगे, क्योंकि हम ही कर रहे हैं मर्डर। फिर उसने कहा कि ये लेकिन होगा कैसे। तो चूंकि जब वो पुलिस में था तो ब्राज़ील में ड्रग्स माफिया और ये सारे बड़े बदनाम हैं, तो उनके पास बड़ी लिस्ट थी उसकी, उन लोगों की जो बैड एलिमेंट्स थे, ड्रग पैडलर थे और ये सारे। तो उसने उनकी एक लिस्ट बनाई और उन्हीं में से वो चुनता था। और उसके मर्डर में ये खुद नहीं जाता था, इसका बेटा शामिल था और ये कुछ कॉन्ट्रैक्ट किलर जो किराए के कातिल होते हैं वो। तो ये उनको लोकेशन बताता था, और लोकेशन बताने के साथ दिन, वक्त, सब कुछ, और भेजता था कि जाके उसे मारना है। तो इसे सब पहले से पता होता था। और उसके बाद वो जब मार देते थे तो उन्हें ये पता था कि इतने मिनट में स्पॉट से हट जाना है। तो वो सारा कैलकुलेट करने के बाद जब उससे क्लियर हो जाता था, फिर उधर से सिग्नल आ जाता था कि हमने मार दिया, स्पॉट पे कोई नहीं है। और वो हमेशा मर्डर के लिए सुनसान जगह चुनता था, इसलिए कि अगर शहर की आबादी में भीड़ भाड़, मॉल, बाजार में करेगा तो फिर पुलिस को खबर मिलेगी, पुलिस को खबर मिलेगी तो सारे चैनल के पास खबर जाएगी, सभी रिपोर्टर को पता चल जाएगा, तो उसमें भी हम पीछे रह सकते हैं। तो इसलिए जानबूझ के वो ऐसा लोकेशन चुनता था कि जिसकी जानकारी सिर्फ उसको हो और कोई आसपास में देखे नहीं और कोई फ़ोन ना करे पुलिस को और कंट्रोल रूम को, तो फिर वो आगे रह सकता है। तो वो उसने ये प्लान किया और इस तरीके से एक लिस्ट बनाई, अपने बेटे को और किराए के कातिल को उसमें शामिल किया। उसी लिस्ट के हिसाब से मर्डर होता, और मर्डर होने के बाद जैसे ही सीन से उसका बेटा और वो किराए का जो भी कातिल होता वो हटता, ये अपने कैमरामैन को फ़ोन करता और कहता कि उसको ये हमेशा बहाना करता था कि मेरे सोर्स ने ये खबर दी है, एक्सक्लूसिव है, कि वहाँ पे एक मर्डर हुआ है, तो तुम जाओ उसको फटाफट शूट करो। वो विजुअल लेकर आता था, वो सारी तस्वीरें ये अपने शो में ब्रेकिंग दिखाता था। और ये शो इतना पॉपुलर, जब ये सारी चीज़ें खुद मर्डर करके वो दिखाने लगा तो इतना पॉपुलर हो गया था कि कहते हैं कि मनोस में इस शो को देखने के बाद ही वहाँ की 15 से 20 लाख की जो आबादी, उसमें ज़्यादातर लोग तब सोते थे, इसका शो ज़रूर देखते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि ये कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो बाकी चैनल में नहीं है। तो ये इस TRP अपने शो की बढ़ाने के लिए, पॉपुलैरिटी के लिए
एक क्राइम शो का जो होस्ट, उसका जो हेड, उसने ये पूरी प्लानिंग की और उसने फिर इस तरीके से मर्डर किया। हालांकि कत्ल के बहुत सारे उसमें उस वक्त आए कि इसने ऐसे करीब 15, 20, 25 मर्डर किए जिसकी कहानियां दिखाई, लेकिन जो सबूत मिले वो 5 के मिले। उसके बाद जांच चल रही थी 5 से आगे, क्योंकि अभी ये नहीं था कि सिर्फ 5 ही है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही थी और इसको 2009 में अरेस्ट कर लिया गया। और इसी जांच के दौरान अचानक ये बीमार हो गया और 2010 में जब ये केस अपने अंजाम तक पहुंचता, अदालत सज़ा सुनाती, बाकी केस की छानबीन जांच होती, 2010 में इस क्राइम एंकर वोलस सोजा की मौत हो गई। और वो कहते हैं एक बड़ी गंभीर बीमारी थी और साथ में हार्ट अटैक था। तो ये जेल में जब था, उस जेल में रहने के दौरान हॉस्पिटल में इसको रखा गया था इस बीमारी की वजह से, और हॉस्पिटल में ही इसकी मौत हुई थी। तो उसकी मौत के बाद ही बाकी जो जांच था उस पर बड़ा असर पड़ा, क्योंकि मेन वही था और सब कुछ उसी के इशारे पे हो रहा था। तो 5 के बाद और कितने कत्ल उसने अपने शो को हिट कराने के लिए किए, ये पता नहीं चल पाया। और उसकी मौत के बाद ही फिर उसका बेटा हालांकि आज भी जेल में है और जो किराए के जो कातिल पकड़ा गए थे वो भी जेल में है। बट उन दोनों के ज़्यादातर बयान ये थे कि मुझे उधर से फ़ोन आता था और मैं जाके ये करता था। हाँ, लेकिन एग्जैक्ट गिनती कितनी थी ये उसके बाद से क्लियर नहीं हो पाया। तो कानून के हिसाब से उसको 5 ही पे आके उसकी चूँकि मौत हो गई थी इस चीज़ को रोक दी गई। तो ये थी वो कहानी कि कैसे कंपटीशन के इस दौर में अपने किसी शो को हिट करने के लिए लोगों की जान तक ले ली गई। और ये तो शुरुआत थी। उसके बाद कहते हैं कि जो बहुत सारे रियलिटी टीवी शोज़ आप देखते हैं उसमें भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें जैसे जानबूझ के लड़वाया जाता है, जानबूझ के अभद्र भाषा का इस्तेमाल करवाया जाता है, सब कुछ स्टेज होता है और वो बताया जाता है कि ये चीज़ें करनी। तो एक तरह का वो क्राइम शो जो उसका, वो भी उसने रियलिटी टीवी से इंस्पायर्ड होकर उसने ये सारी चीज़ें की थी, क्योंकि ऐसी भी खबर आई थी। और बाद में तो खैर रियलिटी टीवी के बाढ़ ही आ गई, सब कुछ होने लगा, सब कुछ देखा आपने। तो ये पूरी कहानी थी। मुझे लगा थोड़ा डिफरेंट है और मेरे पेशे से भी जुड़ा हुआ है। और शो को हिट बनाने के लिए कोई कैसे किसी की जान ले सकता है, मतलब पहले कत्ल, फिर उस कत्ल को शूट करना, फिर शूट करके वापस ला के स्टोरी बनाना है और फिर उसको पेश करना स्क्रीन पे और सब आप लोगों को दिखाना। तो ये अपने आप में एक ऐसी सोच है कि इस सोच पे मैं क्या बोलूँ, कुछ कह भी नहीं सकता। सर एक सवाल है कि कई लोगों ने बेल आइकन दबाया हुआ है लेकिन फिर भी उनको नोटिफिकेशन नहीं आता फिलहाल। अच्छा हाँ, ये भी मुझे कई लोगों ने शिकायत की थी कि नोटिफिकेशन नहीं आता जब लाइव होता है। तो और कई लोगों का ये भी कहना, मुझे पहले लगा था कि बेल आइकन शायद ना प्रेस किया हो। मैं अपनी टेक्निकल टीम से इस बारे में आज रात को ही बात करूँगा। और ये बल्कि आप कह रहे हैं, मुझे भी कई बार खुद ही नहीं मिलता है और मैंने ये नोटिस किया है कि मुझे नोटिफिकेशन मिलता है कि नहीं, तो मुझे याद नहीं है कि शायद मिलता है। तो कुछ ना कुछ इसमें प्रॉब्लम होगी, मैं इसको ज़रूर देखूंगा और आपको बताऊंगा। दूसरा, मैंने आपसे शुरू में कहा था कि कुछ पहले नाम बताऊं और इनके 2 सवाल थे, और ये ज़्यादातर जिन लोगों का मैं कह रहा हूँ इनमें से बहुत सारे लोगों के वही 2 सवाल थे, लेकिन इसमें कुछ ख़ास जिनकी शिकायत भी थी और सुझाव भी थे। मैं एक प्रसिद्ध सनकर हैं, ये अंडमान निकोबार से हैं और बड़े अच्छी जगह से हैं। ये प्रसिद्ध साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका और वेलकम। एक प्रशांत सनी है, ये एक डीपी है, बहुत सारे डीपी बदलते हैं। आज इन्होंने कहा कंफ्यूज हो जाएंगे, ये अब हांगकांग में रहते हैं और राजस्थान से हैं वैसे। सोनू भारद्वाज हैं, विक्रम शर्मा हैं, ये यूके लंदन से इन्होंने भेजा है। अता अर्शी खान हैं, इसके अलावा नील सिंह हैं, गायत्री हैं, कसाब शर्मा है, केशव शर्मा है, माफ़ कीजिएगा, असल में क्राइम रिपोर्टर हूँ तो वो कसाब जहन में घूमता रहता है। केशव शर्मा साहब, माफ़ी चाहता हूँ। स्वप्निल श्रीवास्तव हैं, इसके अलावा सोनिया सिंह हैं सिडनी से, अशोक कुमार सिंह हैं, मानस हैं। एक बड़ा क्यूट सा मेल आया मुझे, बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने अपने आखिर में लिखा भी है कि योर यंगेस्ट फैन, और ये AR भगत हैं, एक्चुअली 12वीं में है, शायद इनका नेक्स्ट ईयर बोर्ड हो, और ये मुंबई से हैं। और ये कहते हैं कि मैं लगातार YouTube पे ये सारी चीज़ें देखता हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा पसंद आता है और मैं आपका यंगेस्ट फ़ैन हूँ। तो भगत साहब, बहुत बहुत भगत खुश रहो और तुम्हारे एग्ज़ाम अच्छे हों और पढ़ो, और बस
पढ़ाई के साथ नुकसान मत करना, ये देखना ज़रूर, लेकिन खाली वक्त में देखना। इसके अलावा एक जो है मैंने इसलिए रोका हुआ था, ये अजीत सिंह रेनू है और ये सिडनी में है, अपने इंडिया के हैं और सिडनी में ये ट्रक चलाते हैं और लंबी लंबी दूरी पे जाते हैं रोज़ी रोटी के लिए, इन्होंने यही लिखा है। इनका ये कहना है कि जब मैं ट्रक चलाता हूँ तो, हालांकि मुझे ये अभी कंफ्यूज है, इन्होंने क्लियर नहीं किया, लेकिन वो कहते हैं कि अब जो रास्ता है वो बड़ा आसान लगने लगता है क्योंकि मैं आपकी कहानी सुनते हुए जाता हूँ। अगर ये सिर्फ वीडियो सुनते हैं, मतलब आवाज़ सुनते हैं, तब तो ठीक है, देखेंगे तो ड्राइविंग में होना भी नहीं चाहिए। लेकिन इनका ये कहना है कि अब हमारा जो ये रास्ता है ये बड़ा आसान हो जाता है और ये जब भी घर जाते हैं तो फिर बीवी से शेयर करते हैं और इनकी वाइफ पूछती हैं कि आज कौन सी नई कहानी थी। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया अजीत सिंह रेनू साहब, आप अच्छे रहें और इसी तरह देखते रहें। बट हाँ, ड्राइविंग के वक्त थोड़ा सा एहतियात बरतिएगा। हो सके तो जब खाली वक्त हो, आप खाली हो, ड्राइव ना कर रहे हो, तब आप सुनिए या देखिए, थोड़ा सा रिस्क रहता है। और सिडनी मैं चूँकि एक बार गया हूँ, मुझे मालूम है वहाँ हालांकि हमारे जैसा ट्रैफिक नहीं है, लेकिन सड़क खाली है और गाड़ियों की रफ्तार वहाँ बहुत ज़्यादा होती है, तो अपना ध्यान रखिएगा। तो ये कुछ लोग थे जिन्होंने कहा था, 2 सवाल थी। एक तो ये था कि सलमान खान को जिस वेटर रिजवान ने जो 10,000 का बिल लेकर आया था, उसमें ये कहना था कि क्या पुलिस ने उससे पूछताछ नहीं की थी, अगर करती तो पुलिस को पता चल जाता कि सलमान ने उस दिन शराब पी थी कि नहीं। देखिए, इसमें बड़ा सिंपल है, पुलिस ने पूछताछ की थी उस रेस्तरां के सारे लोगों से, लेकिन यहाँ किसी के बयान पे कुछ नहीं होता है। जो रिपोर्ट थी ब्लड सैंपल के ज़रिए, उसी पे आ गया था उंगली की, वो रिपोर्ट ही बदल दी गई थी। दूसरा, रिजवान कोर्ट में कुछ और बोला था और बाकी मीडिया से कुछ और बोला था, तो उसकी गवाही में भी थोड़ा सा ट्विस्ट था। और सबसे बड़ी बात तो जो वकीलों ने उंगली उठा दी थी वो उस सैंपल पे उठा दी थी, तो इसलिए वो मतलब रहा नहीं। दूसरा, एक शिल्पी गौतम पे बहुत सारे लोगों का सवाल था कि क्या उनके पेरेंट्स हाई कोर्ट और उसके बाद अपील नहीं किया। उन्होंने तमाम कोशिश की, तमाम कानूनी लड़ाइयाँ लड़ने की कोशिश की, लेकिन इसमें चूँकि कोई फैसला आया ही नहीं था, एक तरह से एक सुसाइड क्लियर करके और क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी गई थी, उसके बाद इसमें कुछ नहीं हुआ और उनकी अर्जी सुनवाई भी नहीं हुई, इसलिए कि कहा गया कि यही चीज़ है, यही सच है और इसमें अब जांच करने लायक कुछ बचा नहीं है। तो ये 2 चीज़ें थी जो आप लोगों को मुझे सवाल के इसके जवाब देने थे। अब तुम बताओ। सर, सनी वीपीएन के आपने गलत बोल दिया कि डीपी नहीं आईडी है, वो बोल रहे कि मेरी डीपी नहीं बदली, मैंने अपनी आईडी। सनी साहब, अच्छा आपकी आईडी थी, मुझसे गलती हो गई, लेकिन अच्छा लगा आपके बारे में डिटेल में पढ़ के हांगकांग में, और मैं ज़रूर कभी हांगकांग आऊँगा तो आपसे संपर्क भी करूँगा और मिलूँगा भी। सर, कईयों का सवाल है कि वॉर टाइम प्रिजनर्स जो 1965 की लड़ाई में जो पाकिस्तान और भारत के बीच में हुई थी, उनके बारे में कहीं बताया आप? 1965 की लड़ाई के बारे में मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। मैंने तो हल्का फुल्का तो बताया ही था, लेकिन मैं खुद इसके बारे में बहुत ज़्यादा मतलब डीपली जाकर पूरी जानकारी रखता हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो मैंने पढ़ा है और जो मैंने शोज़ बनाए थे कुछ, जैसे कि पाकिस्तान ने पहल की थी, जम्मू कश्मीर पे अटैक कर दिया था और तब लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री थे हमारे, और उन्होंने इसका जवाब दिया था। फिर पाकिस्तान की सेना पीछे हटी और हम लगभग लाहौर तक भी घुस जाते, लेकिन फिर यूएन बीच में आ गई, अमेरिका का दबाव, और फिर हमें युद्ध विराम का समझौता करना पड़ा, जिसके लिए ताशकंद गए लाल बहादुर शास्त्री जी। और उस तरह से ये युद्ध जो हम जीत रहे थे या हम आगे तक जा चुके थे, हमें वापस आना पड़ा, हमें रोकना पड़ा, और फिर जाकर युद्ध विराम हो गया और उसके बाद ये जंग रुक गई और ख़त्म हो गई थी। सर, राजकुमार त्यागी जी का सवाल है, आप क्राइम जर्नलिज्म इतने साल से कर रहे हैं, साइकोलॉजिकल इसका कितना असर पड़ता है और आप इससे कैसे उभरते हैं? राजकुमार त्यागी साहब का ये है कि मैं इतने सालों से क्राइम रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, तो साइकोलॉजिकल कितना असर पड़ता है, शायद मैंने पहले भी जवाब दिया। शुरू में इसका असर होता था। शुरू में कई चीज़ें अजीब लगती थी, जैसे डेड बॉडी देखना, खून या ब्लड तक देखना, या फिर चाकू गोली लगी हुई लाशों को देखना, एक्सीडेंटल जो डेथ होते हैं उसकी लाशों को देखना, या फिर अजीब अजीब कहानियाँ सुनना। जैसे आज की ही कहानी जो है, आज वारदात में है, वो कल हुआ था। एक बेटा अपने कैसे अपने माँ बाप और बहन को मारता, सिर्फ इसलिए कि जान से मार देता। वो उनको टोकते थे उसको कि तुम ये मत करो, बाहर मत जाओ, दोस्तों के साथ गलत सोबत में मत रहो। तो ये चीज़ें थोड़ी बेचैन करती हैं, थोड़ा सब कुछ अजीब सा होता है, लेकिन यही है कि आपको बैलेंस बना कर रखना पड़ता है कि आपका प्रोफेशन ये है, इसका इतने लेवल तक ही आप वो कीजिए, इसके बाद फिर आपकी अपनी पर्सनल लाइफ उससे अफेक्ट ना हो, और उसका ध्यान रखना पड़ता है। थोड़ा सा मुश्किल होता है शुरुआत में, लेकिन धीरे धीरे जब आप करते रहते हैं, एक्सपीरियंस होता जाता है, तो फिर आप एक बैलेंस बना के चलते हैं। सर, कई लोगों की शिकायत है कि जो हम क्वेश्चन जो पढ़ते हैं, हम सबका क्वेश्चन नहीं लेते, तो आप हमारी टीम को ही बदल दीजिए। तो सर, आपसे गुजारिश है कि आप फ़ोन लेके। अच्छा, हाँ, ये है नहीं, मैं सामने रख के आप लोगों का क्वेश्चन खुद पढ़ के दूंगा, क्योंकि कई इन लोगों की भी गलती नहीं है। जो सवाल आते हैं कई, जब तक ये मैं बोलना रुकता हूँ
तो इन आपके पीछे के सवाल सब ऊपर चले जाते हैं या कुछ नीचे चले जाते हैं, तो उसमें पकड़ना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन इसका हल मैं जल्दी निकाल लूँगा। जैसे मैं एक दो का खुद ही, एक ने किसी ने लिखा था मुझे कि क्या मैं जो टीवी पे आता हूँ और इस तरह के जो शोज़ करता हूँ, या भी आपके सामने बैठा हूँ क्राइम रिपोर्टिंग करता हूँ, तो क्राइम रिपोर्टिंग को लेके सोच लोगों की बड़ी ही डिफरेंट है। पहली जो है एकदम कड़वी बात बताऊँगा आपको, सच मानिए कि उनकी नज़र में पहला ये कि क्राइम रिपोर्टर जो है वो खुद ही एक तो क्रिमिनल टाइप का होगा, नंबर 1, नंबर 2 बड़ा ही पत्थर दिल होगा, और इंसान तो बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। तो ऐसा नहीं है, ये एक पेशा है, अपने अपने शौक़ होते हैं, किसी को एंटरटेनमेंट करना होता है कि जर्नलिज्म में कोई पॉलिटिक्स करता है, पॉलिटिकल रिपोर्टिंग करता है, कोई स्पोर्ट्स करता है, तो उसी तरह से एक क्राइम रिपोर्टिंग है, और ये आपके ऊपर है कि आप कौन सी बीट करना चाहते हैं, आपका किस में इंटरेस्ट। तो क्राइम रिपोर्टिंग में भी इंसान ही काम करते हैं, उनके अंदर भी एक दिल होता है, बल्कि मेरा मानना है कि क्राइम रिपोर्टर ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, इसलिए कि वो जब सारी चीज़ें देखते हैं तो उन्हें ज़्यादा एहसास होता है कि ज़िंदगी क्या है और मौत क्या है, खुशी क्या है और गम क्या है, दुख क्या है, तकलीफ़ क्या है, वो ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं। तो मेरा मानना है कि क्राइम रिपोर्टर शायद ज़्यादा इमोशनल होता है, इसलिए ये गलत एक धारणा है कि क्राइम रिपोर्टर वो सब बड़े पत्थर दिल टाइप होते हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैं खुद कई बार स्क्रिप्ट लिखते लिखते मैं रो पड़ा हूँ। तो ये एक और ने किसी ने लिखा था कि हाँ यही कि आप इतने मतलब जैसे हैं, आप तो क्राइम रिपोर्टर हैं तो आप बहुत सीरियस होंगे। मैं आपको सच बताऊं, ये कैमरा हट जाए और मैं वारदात से आप हट के आप कभी अगर मुझसे मिलें, आप 5 मिनट बैठेंगे सिर्फ, तो आपको एहसास हो जाएगा कि शायद मुझसे बड़ा कॉमेडियन कोई नहीं है। मैं हर वक्त हंसाता रहता हूँ, इसी में बिलीव करता हूँ। हाँ, मजबूरी मेरी ये है कि जो मैं पेशा मैंने चुना है और जिसको मुझे आप लोगों को सुनाना होता है वारदात में या भी बैठकर। अब ये बताइए कि मैं एक दुख भरी कहानी, एक मर्डर, एक रेप, एक डकैती, इसको मैं मुस्कुरा के बोल ही नहीं सकता। इसलिए क्राइम रिपोर्टर की जो सबसे बुरी चीज़ है ना, वो मुझे अच्छी नहीं लगती। वो ये कि क्राइम रिपोर्टिंग में क्राइम रिपोर्टर को स्क्रीन पे कभी हंसने का मौका नहीं मिलता, मुस्कुराने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि हर स्टोरी में एक दर्द है, दुख है, तकलीफ है, तो वो कहाँ मुस्कुराएगा। तो इसलिए उसे सीरियस रहना पड़ता है, सीरियस बोलना पड़ता है, सीरियस सामने आना पड़ता है। लेकिन ये पार्ट ऑफ द जॉब है। उसके बाद जब आप कैमरे और इससे अलग होते हैं तो एक आप जैसे ही हम लोग इंसान होते हैं, हम भी हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, जोक सुनाते हैं, कॉमेडी करते हैं। सर, सोनू पाठक जी का सवाल है कि आपकी लाइफ की सर, एक शिप्रा तिवारी जी ने सर कोई पेड क्वेश्चन मैंने पूछा है सर। उन्होंने कहा कि थैंक्स, आपने मेरा रिप्लाई किया कल, लेकिन मेरा मोटिव ये था कि बहुत सारे ऐसे लाखों लोग हैं भारत में जो किडनी ट्रांसप्लांट के लिए रोज हॉस्पिटल में जद्दोजहद करते हैं, तो आप ऐसे कुछ करें जो गवर्नमेंट का प्रेशर बना सकें। देखो कि मैं भी एक आम आदमी हूँ जो 130 करोड़ लोगों से आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। बिल्कुल शिप्रा तिवारी, मैंने मेल पढ़ा और थैंक यू वेरी मच। आपने लिखा आप हमेशा अच्छी रहें, खुश रहें। जो आपने कहा था, मैंने कल इसका शायद जिक्र भी किया था और मैं उससे बिल्कुल सहमत हूँ आपसे कि हमारे यहाँ जो फ़र्क है अमीरी गरीबी, ताकतवर कमज़ोर, पावरफुल, और ये अफसोसनाक है, लेकिन क्या करूँ यह है। और जब ऐसे छोटे मोटे हॉस्पिटल और इन सारी चीज़ों में जब भी मीडिया को इस तरह की खबरें मिलती हैं तो वो ज़रूर करते हैं और हम लोग कोशिश करते हैं अपनी जिम्मेदारी निभाएं। लेकिन ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी है कि 1, 2, 4, 5 लोगों की हेल्प करने से हर एक की हेल्प नहीं हो पाती है। लेकिन मैं आपसे सहमत हूँ, और हम लोगों को जब भी, सिर्फ ये नहीं कि हम यहाँ बैठे हुए हैं मीडिया, आम लोगों को भी जो भी थोड़ा सा असर रखता हो, जो कुछ कर सकता है, जब भी ऐसी चीज़ें आएँ तो हम सबको मिलजुल के ही करना चाहिए, क्योंकि ये देश अपना है, मुल्क अपना है, यहाँ के लोग अपने हैं। तो एक दूसरे की हेल्प करेंगे तभी हम आगे भी बढ़ेंगे और तभी एक दूसरे से प्यार भी बढ़ेगा। तो मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ पूरी तरीके से। सर, सोनू पाठक जी का सवाल है, आपके लाइफ के टॉप 3 क्राइम केसेस कौन से हैं जो आपकी टॉप लिस्ट में हैं? सोनू पाठक जी का कि मेरी टॉप, ये पहले भी सवाल आया था, टॉप 3 में मेरे लिए बड़ा मुश्किल है बताना कि मेरी ज़िंदगी में जो मैंने क्राइम रिपोर्टिंग की उसमें टॉप 3, टॉप 5, टॉप 10 कौन सी है। लेकिन मैंने पहले भी ये कहा था, वक्त नहीं मिला कि मैं एक बार इसको सोच के बनाऊंगा ज़रूर। जैसे एक दिन मैंने अभी हाल में सुनाया था, जबकि वो बहुत पुरानी है, लेकिन मैं रंगा बिल्ला की कहानी जब भी सुनता हूँ तो मुझे सबसे अजीब सा फील होता है। मैं मतलब सबसे ज़्यादा दुख होता है मुझे। वैसे अब फिर मैं निर्भया की बात करूं तो मुझे फिर बड़ा अजीब सा लगता है। मैं अगर आरुषि की बात करूं तो भी, तो बड़ा फ़र्क करना मुश्किल हो जाता है मेरे लिए कि मैं किसको छोड़ूं किसको रखूं। लेकिन इस पर कभी सोचूंगा और फिर मैं आपको इसका जवाब भी दूंगा। सर, ऋषभ आदर्श जी हैं, वो आपसे क्राइम रिपोर्टिंग ही करना चाहते हैं। सर, उनका सवाल है कि सर, क्राइम रिपोर्टिंग में इतने साल गुजारने पर भी इतने खतरनाक मुजरिमों और बेचारे विक्टिम के पास जाने के बाद आपने कोई थ्योरी बनाई है असल में क्राइम है क्या, क्राइम का मतलब क्या होता है? ऋषभ क्राइम रिपोर्टिंग ही करना चाहते हैं आप? ऋषभ साहब है ये, इनका कहना है कि ये क्राइम रिपोर्टिंग ही करना चाहते हैं। वेलकम, खूब
आप अच्छे क्राइम रिपोर्टर बने और मुझसे बहुत ही अच्छे बने। मैं तो अभी एक सवाल है कि आप और ऐसा बनने के लिए क्या क्या करना चाहते हैं रिपोर्टर? नहीं ऐसा देख मेरे जैसा मैं तो अभी सब बता रहा हूँ, मैं अभी खुद क्राइम रिपोर्टिंग सीख रहा हूँ, तो मुझे पता है आप लोग बहुत अच्छे क्राइम रिपोर्टर बनेंगे। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि क्राइम रिपोर्टिंग तभी करें जब आपके अंदर सिर्फ ये ना हो कि ये एक नौकरी है, ये एक प्रोफेशन है, इसमें आना है और 9 घंटे की 10 घंटे की शिफ्ट। जब तक पैशन नहीं होगा, जुनून नहीं होगा इसको लेकर, इस क्राइम रिपोर्टिंग को लेकर, फिर इस लाइन में आना बेकार है। और पैशन और जुनून का मतलब ये है कि इसमें आपके आने का ऑफिस तो शायद टाइम हो सकता है, जाने का कोई टाइम नहीं होगा। तो ये सब चीज़ें आपको पहले से मान के चलना चाहिए। मतलब एक आम सुविधाजनक आराम और आराइश की नौकरी अगर आप उम्मीद रखते हैं तो फिर इस लाइन में नहीं आना चाहिए। और अगर आपको लगता नहीं कि मेरा ये तो जुनून है, करना है, तो बिल्कुल करें और फिर आए। सर गुरु प्रताप सिंह जी को पूछा सर कि कभी का ऐसा हो पुलिस से बहस हो गई हो कि आप गलत हैं और मैं सही हूँ? गुरु प्रताप सिंह जी का है कि कभी पुलिस से बहस हुई? कभी नहीं, ज़्यादातर मामलों में ही बहस होती है हम लोगों की, क्योंकि हम जो सवाल करते हैं वो उस तरीके का जवाब नहीं देते हैं और वो जो जवाब देते हैं हम उस जवाब से संतुष्ट नहीं होते हैं, तो वो चलता रहता है। हम उनके ऊपर उंगलियां उठाते रहते हैं, वो हमें टालते रहते हैं। एक्चुअली एक क्राइम रिपोर्टर और पुलिस का जो रिश्ता है, पुलिस अफसर के बीच में, वो आप ये समझ लीजिए कि मियाँ बीवी टाइप का ही रिश्ता होता है। और प्यार भी होता है, खटपट भी होता है, झगड़ा भी होता है, सब कुछ होता है, क्योंकि वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे होते हैं, हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे होते हैं। तो ये अक्सर होता है। सर दानिश खान का सवाल है, बोल रहे हैं कि सर आप इतने बड़े जर्नलिस्ट हैं, एंकर हैं, आपकी सादगी का क्या राज है? दानिश खान साहब है नहीं, पहले चीज़ से तो मैं सहमत नहीं हूँ कि कह रहे हैं आप इतने बड़े जर्नलिस्ट हैं। मैंने बताया बार बार, अभी मैं क्राइम रिपोर्टर हूँ, बहुत छोटा सा। और बात रही सादगी की, तो देखिए दुनिया में बस 2-3 ही चीज़ मैं मानता हूँ, ये पद, कद, शोहरत, दौलत, ये सब दुनिया में रह जानी है, आपके साथ जानी नहीं है। और इस पर मुझे एक याद आया कि पुरानी दिल्ली में एक कब्रिस्तान है, मैं बहुत पहले जब गया था तो मैंने सारी कब्रें देखी वहाँ पे। तो कहते हैं कि मिट्टी की ही कब्र होनी चाहिए। उसकी वजह ये है कि ताकि एक वक्त के बाद उस कब्र में अगर जगह कम है तो फिर कोई और दफन हो सके। तो पक्की कब्र नहीं बनानी चाहिए, सीमेंट और इसकी उसकी। तो जब मैं घुसा तो वहाँ पे घुसते ही दिल्ली गेट में, अगर कभी आप लोग दिल्ली के हैं तो आप ज़रूर देखिएगा उसको, एक कब्र है वहाँ पे, वो 3 मंजिला कब्र मैंने पहली बार अपनी लाइफ में देखी, 3 स्टोरीज़ कब्र, और वो संगमरमर का बना हुआ, वाइट एकदम। तो मुझे बड़ी अजीब लगा, मैंने पूछा भी कि ये है क्या, तो किसी ने बताया कि ये एक, उनका नाम मैं नहीं लूँगा, उनकी कब्र है पुरानी दिल्ली के थे। तो मैंने कहा ऐसा क्यों बनाया गया? तो उन्होंने कहा उनकी ख्वाहिश थी कि ऐसा बने और उनके घर वालों का, और इसीलिए। और वो जो शख्स थे वो पुरानी दिल्ली के, मतलब उनकी गिनती बहुत बदनाम लोगों में से होती है। अब वो चूँकि रहे नहीं दुनिया में, मैं इसलिए सब कहूँगा नहीं, लेकिन वो उनकी कब्र थी 3 मंजिला। तो अब सवाल ये है कि उस कब्र से उनकी पहचान अच्छी होगी या बुरी होगी ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो जानता था जीते जी, जो उनके बारे में एक बना हुआ परसेप्शन, वो हमेशा वही रहेगा। तो ये बताने का, मेरा कहने का सिर्फ मतलब ये था कि आपकी अच्छाई ही आपके काम आती है, आपकी सादगी ही आपके काम आती है, बाकी चीज़ें आप सब यहीं छोड़ के जाते हैं। तो इंसान को हमेशा अपने पैर ज़मीन पर रखने चाहिए और वो हमेशा मान के चले कि वक्त से बड़ा जालिम कोई चीज़ नहीं है। वक्त कब बदलती है कुछ पता नहीं है, वक्त बदलता कब है। तो वक्त से डरना चाहिए, और वक्त से डरने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप हमेशा अपने आप को जितना सीधा साधा सादगी के तौर पे रखेंगे, आपके उतने ज़्यादा दोस्त होंगे, आपके उतने ज़्यादा चाहने वाले होंगे, आपका उतना ख्याल रखने वाले होंगे। और अगर आप इन चीज़ों में नहीं रहते हैं तो आजकल दुनिया में किसी को फ़र्क नहीं पड़ता है। आप ना किसी को खाने को दे रहे हैं, ना आप उससे कुछ, मतलब आप उसका ख्याल रख रहे हैं। ठीक है, आप जो होंगे अपने घर में होंगे, वो अपने घर में। तो इसलिए इंसान की असली कमाई जो है वो सादगी है, और ये हमेशा होनी चाहिए। सर एक नरेंद्र गोस्वामी जी पेड क्वेश्चन है उनका। सर मैं, आप मेरे प्रेरणा स्रोत हैं, और नरेंद्र गोस्वामी नमस्कार। नरेंद्र गोस्वामी जी नमस्कार, आपका अच्छे रहिए और थैंक यू वेरी मच जो आपने अच्छे अच्छे बोले मेरे लिए। सर कोई फीमेल रिपोर्टर भी है क्या इंडिया में? ये है RT9 कोई फीमेल क्राइम रिपोर्टर? फीमेल क्राइम रिपोर्टर बहुत सारी हैं, अभी अलग अलग सारे चैनल में हैं, काम करती है। हमारे यहाँ भी कुछ अभी कुछ दिन पहले तक भी थी, उनकी शादी हो गई, वो चली गई। तो ऐसा नहीं है फीमेल, बल्कि मैंने पहले भी आपसे कहा कि एक लड़की जो है वो क्राइम रिपोर्टिंग बेहतर कर सकती है एक लड़के के मुकाबले, क्योंकि लड़कियां ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं, उनके अंदर इमोशन ज़्यादा होते हैं, और क्राइम में इमोशन की सख्त ज़रूरत है। क्राइम की स्क्रिप्ट लिखने के लिए इमोशन की सख्त ज़रूरत है। अगर आपके अंदर इमोशन नहीं, आप स्क्रिप्ट नहीं लिख सकते। तो उस दर्द को पकड़ने समझने के लिए इमोशन का बहुत बड़ा रोल होता है क्राइम में, और वो एक लड़की मेरी अपनी नज़र में वो बेहतर एक क्राइम जर्नलिस्ट होती है।
अगर नटवर लाल को हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ठग कहते हैं तो मुझे लगता है कि शोभराज के बारे में ये कहा जाता है, चार्ल्स गुरमुख शोभराज पूरा नाम है ये, कि उससे ज़हीन, उससे ब्रिलियंट, उससे ज़्यादा दिमाग वाला कोई क्रिमिनल नहीं हुआ। हालांकि अगर वो इस चीज़ों का सही और अच्छी जगह पे इस्तेमाल करता तो शायद वो बहुत कुछ कर सकता था, लेकिन उसने जुर्म का प्रोफेसर बनना पसंद किया और उसका शौक़ ही था क्राइम, थ्रिल, एक्साइटमेंट, अच्छी ज़िंदगी जीना, ऐश करना, और इसीलिए एक अच्छा खासा दिमाग बर्बाद हो गया। तो चार्ल्स शोभराज की आज की कहानी है। कुछ लोग जो होते हैं वो हालात की वजह से क्रिमिनल बनते हैं, कुछ लोग होते हैं जो क्राइम को अपना धर्म मान लेते हैं और उस क्राइम की टीम में जो उनके साथ जो शामिल होते हैं उसको अपना शिष्य और ख़ुद को गुरु। चार्ल्स शोभराज की कहानी यही है कि वो क्राइम को कभी क्राइम मान के चला ही नहीं। वो इसको एक, उसने कहा है कई जगह पे कि मैं ऐसा कुछ नहीं करता हूँ, मैं लोगों से बात करता हूँ, लोग मेरे झांसे में आ जाते हैं और फिर सब कुछ प्यार से हो जाता है। और इसलिए ये वो शख्स था जो क्राइम को क्राइम कभी मानता ही नहीं था। तो शुरुआत से इसकी पूरी कहानी जो चार्ल्स शोभराज की है उसमें थोड़ा सा अगर मैं पीछे जाऊँ, 6 अप्रैल 1944 को चार्ल्स शोभराज जो है वो वियतनाम में पैदा होता है। दरअसल चार्ल्स शोभराज की जो माँ थी वो वियतनाम में एक शॉप ओनर थी, दुकान थी उनकी एक, और वहीं पे एक इंडियन बिजनेसमैन थे जो अपने हिंदुस्तान के सिंधी थे, शोभराज बवानी। तो वो उस वक्त वियतनाम में थे बिज़नेस के सिलसिले में। तो वहाँ पे वो शोभराज की माँ से मिलते हैं, दोनों में प्यार होता है और फिर दोनों लिव इन रिलेशन में रहने लगते हैं। शादी नहीं की थी। उसके बाद शोभराज पैदा होता है 1944 में, मतलब हमारी आज़ादी के 3 साल पहले। तो चूँकि शोभराज के माँ बाप ने शादी नहीं की थी इसलिए बीच बीच में उनके रिश्ते भी ठीक नहीं होते थे। कुछ दिनों के बाद जो शोभराज के पिता थे, शोभराज बवानी, जो सिंधी हिंदुस्तानी बिजनेसमैन, वो शोभराज की माँ को छोड़ देते हैं और यहाँ चले आते हैं। इसके बाद शोभराज उस वक्त बहुत छोटा, तो शोभराज की जो माँ थी वियतनाम की, वो एक फ्रेंच आर्मी लेफ्टिनेंट थे जो उस वक्त वहीं बॉर्डर पे पोस्टेड थे। युद्ध और ये सारी वॉर का वो चल रहा था कुछ कहीं कहीं। तो वो फ्रेंच आर्मी लेफ्टिनेंट वहाँ पोस्टेड थे। फिर शोभराज की माँ से मुलाकात होती है, दोनों में प्यार होता है। फिर शोभराज की माँ उस फ्रेंच लेफ्टिनेंट से, आर्मी में जो, उससे शादी कर लेती है। उसके बाद शोभराज अपनी माँ के साथ पेरिस पहुँच जाता है, फ्रांस, और इस तरीके से फिर उसको फ्रेंच की नागरिकता भी मिल जाती है और वो फ्रेंच हो जाता है। तो फ्रांस की नागरिकता के बाद फिर उसको एक और भाई, मतलब एक सौतेला भाई पैदा होता है। लेकिन बचपन से ही शोभराज को ये लगता था कि पहले जो उसके ओरिजिनल फादर थे उसने धोखा दिया, दूसरे फादर भी उसका ख्याल नहीं रखते, और जब उनका अपना बेटा हुआ तो उसको लगा कि बहुत दूरी बना ली है और मैं सौतेला हूँ। ये सारी चीज़ें उसके दिमाग में थी शुरू से, बचपन से ही। तो इसलिए वो हमेशा अपने घर से कटा कटा अलग अलग महसूस करता था, और यही सब चीज़ें उसको धीरे धीरे जुर्म के रास्ते पे चली गई, लेकर गई। पहली जो उसने चोरी की या क्राइम किया था वो पेरिस के पास ही एक गाड़ी चुराई, और उस गाड़ी को चुराने के इल्ज़ाम में उसको जेल जाना पड़ा। 8 महीने तक वो जेल में रहा। फिर एक जेल में कुछ लोग होते हैं जो NGO टाइप वो काम करते हैं सुधार का, और ये तो उन्हीं में से एक शख्स था जो जेल में अक्सर आता था और ऐसे कैदियों से बात करता था, सुधारने की कोशिश करता था। तो उससे बड़ा चार्ल्स शोभराज इम्प्रेस हुआ। जेल के जब बाहर आया तो वो उनसे मुलाकात की। वो बहुत ही अमीर आदमी, लेकिन उनका भी जो है वो क्राइम और क्रिमिनल के साथ बड़ा गहरा वास्ता था। तो धीरे धीरे उस शख्स के ज़रिए शोभराज जो है वो पेरिस में ऐसे क्रिमिनल गैंग, माफिया, ड्रग्स पैडलर, इनके संपर्क में आया और वो जुर्म के रास्ते पे चल पड़ा। इसके बाद वो फिर एक बार पकड़ा गया, और कहते हैं कि जब वो पहली बार जब जेल गया था और वो 8 महीने रहा था, तब उसको जेल के नाम से बड़ा कपकपी होती थी, बड़ा डरता था वो।
लेकिन उसने बहुत कम उम्र में जेल देख लिया। तो ये जुर्म के रास्ते वो छोटे मोटे अपराध करने लगा, ड्रग्स के काम करने लगा, गाड़ियाँ चुराने लगा। और इसी दौरान में उसको एक पारसी लड़की से प्यार हो जाता है शोभराज को। तो प्यार होने के बाद अब वहाँ पे धीरे धीरे चूँकि क्राइम करता जा रहा था तो फ्रेंच पुलिस की भी नज़रों में आ रहा था, तो इसने फ्रांस छोड़ दिया। इसके पास बहुत सारे पैसे थे और जो जेल में जो एनजीओ चलाते थे, जो शख्स ने इसकी मदद की थी, उससे एक गाड़ी ली और उस गाड़ी के ज़रिए इसने अपने सारे पैसे उसमें रखे और बॉर्डर पार करके वो वहाँ से पड़ोसी मुल्क गया। और फिर वहाँ से होते होते वो पहली बार हिंदुस्तान पहुँचता है। इंडिया आता है वो 1969 और मुंबई पहुँचता है। मुंबई आने के बाद जो उसकी गर्लफ्रेंड थी, ये दोनों उस वक्त तक शादी कर चुके थे और वो प्रेग्नेंट थी। मुंबई आने के बाद चार्ल्स शोभराज को एक बेटी पैदा होती है और मुंबई में भी आके वो कार चुराने का काम और इसी में लग जाता है। फिर धीरे धीरे उसके नेक्सस इतने बनते हैं कि वो इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश, वो अफ़गानिस्तान, इन सीमाओं से लगते हुए जगहों पे वो गाड़ियाँ, महंगी महंगी गाड़ियाँ चुराता, बॉर्डर क्रॉस करवाता, साथ में ड्रग्स का काम करता। फिर कहते हैं कि हथियार के भी उसने बॉर्डर से स्मगलिंग शुरू कर दी। और उसका काम करने का तरीका बड़ा सिंपल और आसान था। वो जो जहाँ जहाँ जिन जिन लोगों से उसको ज़रूरत थी, मालूम है कि इस बॉर्डर से यहाँ ये क्रॉस कराएगा, यहाँ ये, उन सब से बहुत प्यार से बात करता था और उन सब से पैसे में डील करता था। और इसकी कुदरती एक ख़ासियत थी कि चार्ल्स शोभराज एक तो स्मार्ट बहुत, दूसरा वो बहुत ही कॉन्फिडेंट, धारा प्रवाह, वो कई लैंग्वेज बोलता था, इंग्लिश, फ्रेंच, इंडिया में आके फिर हिंदी, उर्दू, उसे ज़ुबान सीखने का शौक़ था। तो धीरे धीरे वो मुंबई में इस तरीके के काम करने लगा, गाड़ियाँ और फिर हथियारों की बॉर्डर से यहाँ से वहाँ पहुँचाना, उसके बीच में कमीशन लेना। तभी फिर कुछ गाड़ियों के चक्कर में मुंबई पुलिस की नज़रों में आया। एक बार ये पकड़ा भी, लेकिन फिर मुंबई पुलिस ने छोड़ दिया। उसके बाद ये दिल्ली आ जाता है। दिल्ली आने के बाद अशोका होटल, एक 5 सितारा होटल है सरकारी आईटीसी का, नई दिल्ली में ही, उसके ऊपर के फ्लोर पे एक, जनरली जो 5 स्टार होटल उसमें कई शॉप होते हैं, तो एक ज्वेलरी शॉप भी था। तो इसे पैसे की ज़रूरत थी और ये वहाँ ही ज्वेलरी शॉप में जाकर और उसी होटल में रुकता है और फिर उस ज्वेलरी शॉप में रात को ये डाका डालता है और वहाँ से बहुत सारे ज्वेलरी उठाता है, पैसे उठाता है। और लेने के बाद ये और इसकी जो वाइफ थी उस वक्त इसके साथ थी, ये सीधे उसके बाद निकल के और मुंबई जाने के लिए दिल्ली एयरपोर्ट पहुँचता है। लेकिन दिल्ली एयरपोर्ट पे कस्टम वालों को कुछ इसके बैग या सिक्योरिटी वालों को देख के कुछ डाउट होता है, तो बैग खुलाते हैं तो उसमें बहुत सारे जेवर और ये थे, तो उन्हें डाउट हुआ कि ये लूट का हो सकता है। शोभराज को लगा वो पकड़ा जाएगा, तो वो वहाँ से एयरपोर्ट से खिसक लेता है, लेकिन फिर उसको पुलिस पकड़ लेती है। पुलिस पकड़ने के बाद, ये बात है 1973 की, तो पुलिस उसको पकड़ने के बाद तिहाड़ जेल ले जाती है पहली बार। फिर ये अचानक बीमारी का बहाना बनाता है, ये भी इसका एक मोडस ऑपरेंडी जो है वो मैं आगे बताऊंगा आपको। तो बीमारी का जब बहाना बनाता है तो इसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है और ये हॉस्पिटल में चकमा देकर वहाँ से भाग जाता है। वहाँ से भागने के बाद ये सीधे काबुल पहुँचता है। अपनी वाइफ को इसने यहीं दिल्ली में छोड़ा हुआ था, फिर वो साथ में काबुल पहुँचता है। काबुल जाने के बाद भी ये यही सारी चीज़ें हैं। और इस दौरान में इसने, चूँकि इसको फ्रेंच और बाकी चीज़ें आती थी, तो ये इसके जो शिकार होते थे वो विदेशी पर्यटक होते थे, फॉरेन टूरिस्ट जितने भी, क्योंकि उनके साथ बहुत आसानी से घुल मिल जाता था अपने लैंग्वेज की वजह से, नेशनलिटी की वजह से, फ्रेंच की वजह से। तो ऐसे लोगों को ही ये टारगेट करता था जो विदेशी हों, सैलानी हों, हिप्पी हों, जो ड्रग्स में जिनका इंटरेस्ट हो, तो उन लोगों को ये ड्रग्स मुहैया कराता था और फिर उनको वो नशीली दवाएं देकर या पॉइज़न देकर लूट लेता था और फिर भाग जाता था। उनके पासपोर्ट भी ले लेता था। तो ये सारी चीज़ें खैर आगे काबुल के बाद, फिर काबुल से भी ये भागता है, वहाँ पे भी ऐसे कई क्राइम होते हैं, फिर इसको काबुल पुलिस पकड़ती है, लेकिन वो वहाँ से निकलता है। फिर उसके बाद ये जो बैंकॉक है वहाँ पहुँचता, थाईलैंड पटाया बीच। वहाँ जाने के बाद इसके साथ 2-3 लोग होते हैं और एक लड़की होती है, इनके साथ मिलकर एक गैंग बनाता है
और ये कोशिश करता है उन सारे वही सैलानियों को ड्रग्स के नाम पे ठगने का, उनको लूटने का। तो पहली बार अब तक ये इसने जो छोटे मोटे सारे काम किए थे, अब पहली बार जब ये चार्ल्स शोबराज जो सुर्खियों में आता है वो वहीं से आता है जब 1974-75 थाईलैंड में ये विदेशी पर्यटकों को एक एक कर निशाना बनाता है और उनको ड्रग्स देकर या उनका गला घोट कर या फिर उन्हें जलाकर, क्योंकि पटाया बीच और उसके आसपास में अचानक 75 के आसपास बहुत सारी लड़कियों की और कुछ लड़कों की भी डेड बॉडी मिलती है। लेकिन जो पहली डेड बॉडी मिली थी वो वहाँ एक तालाब में मिली थी, और उस तालाब में जो बॉडी मिली थी जिस लड़की की, उसकी बिकनी पे फूल बना हुआ था, फ्लावर। तो पुलिस उसको पहले तो ये समझती है कि ये डूब के मरी एक्सीडेंट का केस है, लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है तो पता चलता है कि इसका गला घोटा गया था। अभी पुलिस इस केस को सॉल्व ही नहीं कर पाई थी कि अचानक एक दूसरी बॉडी एक दूसरी जगह पे तालाब से मिलती है। तो उसके भी जिस्म पे जो है वो बिकनी, और वो भी बिकनी पे एक फूल का निशान। तो ये जब दो चीज़ें मिलती हैं तो उसके बाद अचानक फिर वहाँ मीडिया में खबरें आती हैं, और इसको केस चूँकि सॉल्व हुआ नहीं तो बिकनी किलर इसका नाम दे दिया गया। तो शोबराज के साथ जो बिकनी किलर का नाम जुड़ा वो थाईलैंड से जुड़ा, और 2 लाशें जो मिली थी लड़कियों की, उनकी जिस्म पे जो बिकनी था उसके ऊपर फ्लावर था, और उसी से इसको रिलेट किया गया और बिकनी किलर चार्ल्स शोबराज का एक नाम पड़ा। हालांकि चार्ल्स शोबराज के बिकनी किलर के अलावा जो नाम है मैं आपको बताता हूँ किस किस नाम से वो कुख्यात है। कैसानोवा, माफिया, चोर, जालसाज, ठग, लुटेरा, तस्कर, हिप्पी, हत्यारा, बिकनी किलर और हत्यारा सांप। हत्यारा सांप भी इसका नाम पड़ा था। तो कहते हैं कि 73 से 75 के दौरान चार्ल्स शोबराज ने थाईलैंड में 12 से 24 कत्ल किए, और सारे टूरिस्टों के जो पर्यटक थे। और इस मामले में वहाँ 1-2 बार ये पकड़ा गया, पुलिस ने पूछताछ की लेकिन कोई प्रूफ नहीं मिला और ये उनको गोली देकर निकल गया। उसके बाद फिर वो वहाँ से 75 के आसपास ये नेपाल पहुँचता है। नेपाल में एक कनाडा की महिला पर्यटक और एक अमेरिकन सिटीज़न था, उन दोनों का भी कत्ल होता है, और कहते हैं कि ये कत्ल चार्ल्स शोबराज ने किया था। फिर वो काठमांडू से ही भाग जाता है। काठमांडू से भागने के बाद वो फिर इंडिया आता है, और 1976 के शुरू में वो वापस इंडिया आता है। इंडिया में वो गोवा जाता है, मुंबई में होता है, दिल्ली में होता है, और इस दौरान वो कई ऐसे जो विदेशी पर्यटक हैं उनको अपना टारगेट करता रहता है, कभी उनको लूट लेता है। और एक चीज़ ये भी कहते हैं कि जिनको ये ड्रग्स देता था बेहोश करने के लिए, तो ये ड्रग्स देने के मामले में शोबराज इकलौती इसकी कमज़ोरी थी, ये एकदम परफेक्ट था अपने क्राइम के मामले में। बस एक मामले में इसको अनाड़ी माना जाता था, और वो ये कि ड्रग्स का डोज कितना देना है, इस मामले में अनाड़ी था शोबराज। यही वजह है कि बहुत सारे लोगों की मौत ड्रग्स के ओवरडोज से हो गई जो इसने उनको दे दिया। तो इसने गोवा में भी कुछ ऐसे केस किए। दिल्ली में फ्रेंच स्टूडेंट का एक दस्ता आया हुआ था उस दौरान, तो चूँकि ये फ्रेंच धारा प्रवाह बोलता है, फ्रेंच सिटीज़न, तो ऐसे लोगों की नज़र होती थी, तो उनके साथ भी ये घुल मिल गया, और उनमें से 3 स्टूडेंट को भी इसने ये ड्रग्स का ओवरडोज दिया। वो एक तरह से पॉइजन था, लेकिन उनकी जान बच गई, और उन्होंने बाद में पुलिस में कंप्लेंट की, और इत्तेफाक से जब कंप्लेंट की तब वो दिल्ली में था शोबराज, और 1976 जुलाई में इसी 3 मामलों में उसको अरेस्ट किया गया। इसके अलावा इसके ऊपर था कि गोवा में भी इसने ड्रग्स की वजह से कुछ एक की मौत हो गई थी टूरिस्ट की, तो मामला भी था। तो 1976 में जब 73 में ये दिल्ली से भागा था, उसका 1976 में 3 साल के बाद ये दोबारा पकड़ा जाता है। लेकिन अब तक ये बैंकॉक में इसके ऊपर इतने सारे कत्ल के इल्ज़ाम थे, और बैंकॉक पुलिस को अब इसकी तलाश थी, और उनको इसके भागने के बाद बहुत सारे प्रूफ मिले थे, कुछ विटनेस मिल गए थे, जिससे साबित होता था कि चार्ल्स शोबराज ने ही कत्ल किया है। तो अब बैंकॉक पुलिस की तलाश थी। बैंकॉक पुलिस को ये पता चला कि शोबराज इंडिया में है, और दिल्ली पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। तो उसने इंडियन गवर्नमेंट के ज़रिए ये सिफारिश की कि ये हमारे यहाँ इतने कत्ल के मामले में वांटेड है, आप हमें सौंपें। लेकिन हमारा कानून ये था कि हमारे हिंदुस्तान की ज़मीन पे भी इसने क्राइम किया है, तो पहले हम सज़ा देंगे। इसके बाद मुकदमा चला, और हालांकि उसमें यह था कि इसको लंबी सज़ा होगी, लेकिन सिर्फ 12 साल की सज़ा हुई चार्ल्स शोबराज को इस जहर खुरानी पॉइज़न देने में
और वो जो मर्डर का मामला था उसमें पूरी तरह से पुख्ता सबूत सामने आ नहीं पाया, तो इसलिए 12 साल की इसको सज़ा हुई 1976 में। तो कायदे से इसको 88 में बाहर आ जाना था, चार्ल्स शोभराज को 12 साल के बाद। और ये पहली बार इतना लंबा जेल में रहा, वरना चार्ल्स शोभराज कभी जेल में नहीं। इससे पहले वो 5 मुल्क के अलग अलग जेल से भाग चुका था, और दिल्ली में ऑलरेडी, हालांकि पहली बार 1973 में ये तिहाड़ से नहीं भागा, लेकिन हॉस्पिटल से भागा, पर भाग चुका था। तो पहली बार अब ये 12 साल की सज़ा हुई, और चार्ल्स शोभराज तिहाड़ जेल में दिल्ली में रहा। अब यहाँ 2 कहानी एक साथ चल रही थी। जब ये तिहाड़ जेल में रहा तो बिल्कुल चार्ल्स शोभराज एकदम बदला हुआ। एक तो वो अपनी बातों से किसी को भी लुभा लेता था, हैंडसम, बहुत कई ज़ुबान जानने वाला, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई। तो तिहाड़ में जब ये आया तो किसी को एहसास ही नहीं था कि तिहाड़ में 12 साल की सज़ा काटने के लिए शोभराज तैयार कैसे हो गया, ये भागने की फिराक में क्यों नहीं है। शुरू में तिहाड़ जेल को ये था कि ये इसके ऊपर ज़्यादा निगरानी रखो, ये भाग सकता है, लेकिन वो बड़ा नॉर्मल, उसने तिहाड़ जेल में अपनी ज़िंदगी गुजारी 10 साल। और इस दौरान वो सबसे घुल मिल गया, जेल के तमाम स्टाफ से, और वो अच्छी अच्छी बातें करने लगा। उसने ये भी कहा ये क्राइम की दुनिया बेकार है, ये सारी चीज़ें कह के असल में वो सारे लोगों का भरोसा जो है वो हासिल करना चाहता था, और उसका काम ही यही था कि वो भरोसा हासिल करता था। जैसे उसके बारे में ये कहते हैं कि वो पहले ट्रस्ट हासिल करता था और उसके बाद उन्हीं को धोखा देता था, और ट्रस्ट हासिल करने के लिए वो बहुत सारे पैतरे आजमाता था। जैसे फ्रांस में ही जब वो था तो कहते हैं कि एक बार 2 लोगों के जो वहाँ पे घूमने आए थे, बाहर के थे, उनके पासपोर्ट इसने चुरा लिए, और पासपोर्ट चुराने के बाद फिर उन दोनों के पास ही गया और उनसे उसने कहा कि आपका क्या हुआ, तो उसने बोला पासपोर्ट चोरी हुआ। तो उसने कहा चलिए ढूंढने में मदद करते हैं, और फिर उनका पासपोर्ट उसने ढूंढवाने में मदद किया, क्योंकि वो पासपोर्ट उसने ही चुराया था। तो जब वो पासपोर्ट दिला दिया तो उनको लगा कि ये तो बहुत अच्छा आदमी, और बाद में उन्हीं को वो लूट के निकल गया। इसी तरह दिल्ली में उसने एक बार ये किया था कि 2 फ्रेंच स्टूडेंट को ये पॉइज़न दे दिया था ड्रग्स के तौर पर, और वो जब बीमार पड़े तो वो उनको लूटा नहीं, बल्कि वो उनको लेकर हॉस्पिटल पहुंच गया, और हॉस्पिटल पहुंचने के बाद फिर वहाँ पे इलाज हुआ, वो ठीक हो गए। अब वो जो दोनों थे वो बिल्कुल, उन्होंने कहा कि इससे अच्छा आदमी तो कोई हो नहीं सकता, इसने हमारी मदद की, हॉस्पिटल तक लाया, ठीक किया, और उसके बाद में फिर उनको लूटा, क्योंकि उस वक्त उनके पास उतना कुछ नहीं था। उसे मालूम था कि बाकी चीज़ें कहीं और रखी हुई हैं, तो पहले उसने भरोसा जीता और फिर बाद में लूटा। तो ये उसका तरीका था। तिहाड़ जेल में उसने सेम यही तरीका अपनाना शुरू किया। जितने कैदी थे सबके साथ घुलता मिलता गया, जितने जेल के स्टाफ थे उनके साथ घुलता मिलता गया। अब असल में इसकी जो पूरी प्लानिंग थी वो ये थी कि किसी तरह से हिंदुस्तान में 20 साल काटना था उसको। 1976 में पकड़ा गया था, 12 साल की सज़ा हुई, उस हिसाब से इसको 1988 में निकल जाना था। ऐसा होता तो उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट का ये था कि चूँकि थाईलैंड गवर्नमेंट ने हमसे गुजारिश की थी कि इसने वहाँ पे बहुत सारे मर्डर किए हैं तो हमें सौंप दिया जाए, तो हमने ये कहा था कि एक बार इसकी सज़ा ये पूरी हो जाए फिर हम आपको सौंप देंगे, क्योंकि और किसी कंट्री ने मांगा नहीं था इसको। तो हमें इसकी रिहाई के बाद इसे फ़ौरन सौंप देना था, और बैंकॉक पुलिस को सौंपने का मतलब था कि थाईलैंड कानून के हिसाब से इतने सारे मर्डर के लिए इसे सीधे सीधे डेथ पेनल्टी यानी मौत की सज़ा होनी थी, और वहाँ पे जाते ही इसको मौत की सज़ा मिलनी तय थी। लेकिन बैंकॉक या थाईलैंड में एक कानून है कि जो एक क्राइम होता है उस क्राइम के लिए अगर 20 साल तक जो उनका वारंट होता है वो वैलिड होता है, 20 साल तक उस पर तामील नहीं हुआ, 20 साल तक वो मुकदमा ख़त्म नहीं हुआ, 20 साल तक वो गिरफ्तार नहीं हुआ, 20 साल तक उसके सज़ा का ऐलान नहीं हुआ, तो फिर वो केस अपने आप रद्द ख़त्म माना जाता है। मुझे नहीं मालूम और किस किस कंट्री में ऐसा है, लेकिन ये है कि जो उनका वारंट है वो 20 साल की उसकी मियाद थी। तो 20 साल से अगर वो पहले उनके हाथ आ जाता तो उसे सीधे मौत होती, और 20 साल के बाद वो आज़ाद था, फिर थाईलैंड का कानून उसका कुछ नहीं कर सकता था। तो शोभराज के दिमाग में ये सब कुछ चल रहा था, ये किसी ने सोचा भी नहीं। इसीलिए उसने जो 12 साल की सज़ा हुई बहुत इत्मीनान से तिहाड़ जेल में उसने अपनी सज़ा काटी। लेकिन जैसे ही रिहाई का दिन नज़दीक आने लगा, इसलिए लोगों को हैरत थी कि 88 में उसको रिहा होना था, बल्कि अच्छे चाल चलन की वजह से उसको एक आध साल पहले भी रिहा कर दिया था, 86-87 में ही। तो उसने ऐसा क्यों किया? उसने जब 10 साल हो गए उसको तिहाड़ जेल में, तब उसने बोला कि अब मेरे जेल से निकलने का वक्त आ गया,
और जेल से भागने की उसने प्लानिंग की। प्लानिंग बहुत पहले से था, दिमाग में साजिश चल रही थी। अब जब असली टाइम आया तो 1986 में एक दिन इसने पहले तो धीरे धीरे जो जितनी नशीली दवाएं, बेहोशी की दवा, नींद की गोलियां, ये तिहाड़ जेल में मंगा लिया। अच्छा, कहते हैं कि तिहाड़ जेल में चार्ल्स शोबराज बहुत ही शाही तरीके से ज़िंदगी जीता था, सब पैसे की वजह से। उसके पास पैसे थे बहुत इधर, तो वो दावत करना, पैसे देना, जो मन में आए वो तिहाड़ में खाना। इवन उसके पास सारी सुविधाएं, मतलब एक जेल में जो नहीं होनी चाहिए वो थी, पैसे की बदौलत। और उसका चाल चलन एकदम ठीक था, नॉर्मल, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना, टाइम टेबल का ख्याल रखना। तो जेल ऑफिशियल भी उसके ऊपर पूरी तरह से आंख बंद करके भरोसा करने लगे, और वो यही चाहता था। 1986 में अचानक इसने सारी नींद की गोली, बेहोशी की दवा, ये सब मंगा ली। उसके बाद एक हफ्ता पहले से ये ऐलान करता है कि मेरा बर्थडे आ रहा है और मैं इस वक्त बर्थडे मनाएंगे हम लोग जेल में अपने सारे कैदी भाइयों के साथ और जेल स्टाफ के साथ। क्योंकि 10 साल हो गए थे जेल में, उसका चाल चलन देखकर हर एक उसको लगता था इससे किसी को कोई नुकसान है नहीं, तो सबने विश किया, उसको बधाई दी। उसके बाद 1986 का वो दिन आता है, ये केक मंगाता है, मिठाई मंगाता है। बाकायदा जेल के जो ऑफिशियल हैं, जो लोग थे वहाँ पे, वही इसको ला कर देते हैं। तब इतना कुछ मीडिया, कैमरा, सीसीटीवी, ये सारी चीज़ें तो थी नहीं, तो सारी चीज़ें आ गई। उसके बाद उसने केक और मिठाई में, उसमें कहते हैं लड्डू भी था, जलेबी भी, अंगूर भी थे जो फल में, उन सब में वो बेहोशी की दवा मिलाता है। बेहोशी की दवा मिलाने के बाद ये रात को केक काटने का वो होता है। उसके बाद 4 कैदियों से उसकी और दोस्ती हो चुकी थी उस दौरान में तिहाड़ जेल के अंदर, पर उनसे वो कोई शेयर नहीं करता तब तक। जिस रात इसको जेल से तिहाड़ से भागना था, उस रात पहली बार वो जब सारी केक में, मिठाई में, सब में वो बेहोशी की दवा मिला चुका, तब उन 4 को सिर्फ बताता है कि तुम इनमें से कुछ मत खाना, और वो 4 नहीं खाते और खुद शोभराज नहीं खाता। उसके बाद ही अपने हाथ से एक एक कैदी को, जो भी इसके बैरक के आसपास थे, एक एक स्टाफ को जेल के, जो उसके बैरक से लेके मेन गेट तक थे, अपने हाथ से खिलाता है, ये तय करने के लिए कि हर एक खा चुका हो। सबको खिलाने के बाद थोड़ी देर में दवा अपना असर करती है और सब बेहोश। इसके बाद बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में शोभराज और उसके 4 लोग बैरक से बाहर आते हैं, टहलते हुए, एक एक को देखते हुए, कोई जल्दबाजी नहीं। मेन सदर दरवाजे पे आते हैं तिहाड़ जेल के, वहाँ पे भी बेहोश पड़ा हुआ है गार्ड, चाबी लेते हैं उससे, तिहाड़ जेल का गेट खोलते हैं। गेट खोलने के बाद बाहर आते हैं। बाहर आकर बाकायदा कहते हैं कि फ़ोटो खींचता, कैमरा था तिहाड़ जेल के बाहर, एकदम सन्नाटा, अंधेरा, और यहाँ से लेके वहाँ तक हर तरफ लोग बेहोश, बाकायदा फ़ोटो खिंचाता है। उसके बाद ये अलग और इसके 4 वो जो साथी जेल के थे वो अलग, और ये तिहाड़ से निकल जाते हैं। कुछ देर बीतता है, धीरे धीरे लोगों को होश आता है तिहाड़ जेल में। तब पता चलता है कि शोभराज तो फुर, अब हंगामा मचता है, जेल ऑफिशियल पे घास गिरती है। अब शोभराज कैदी से भागा था तो उसको भाग जाना चाहिए था, छुप जाना चाहिए था, लेकिन वो कुछ नहीं, आराम से दिल्ली से वो गोवा पहुंचता है। गोवा में बीच पे घूमता है, कैसीनो में जाता है। अच्छा, वो भेष बदलने में भी माहिर था, नाम बदलने में भी माहिर था, लेकिन गोवा में वो ना भेष बदलता है ना नाम बदलता है। शुरू में वो कुछ दिन अंडरग्राउंड रहता है, उसके बाद खुलेआम वो घूमता है बीच पे, कैसीनो में। और फिर गोवा के ही एक याक एन यती तो काठमांडू का था, गोवा के ही एक होटल में इसको देखा जाता है। और जो मुंबई में जब ये था 1970 के दौरान, तो वहाँ के एक पुलिस अफसर थे, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, जिन्होंने इसको पकड़ा था, वो भी लगे हुए थे, सारे चुके इसकी तलाश में थे। तो किसी ने बताया कि शोभराज को गोवा में देखा है, चूँकि ये ओपनली घूम रहा था। तो फिर वो पहुंचते हैं और शोभराज को आराम से उस होटल से जाके पकड़ा जाता है, और वो कोई विरोध नहीं करता है, बल्कि मुस्कुराता है, हंसता है, और फिर उसको वापस दिल्ली लाया जाता है और फिर वापस जेल भेजा जाता है। लेकिन इस जेल ब्रेक के लिए उसकी सज़ा 12 साल में और
10 साल जोड़ दी जाती है, मतलब करीब 21 साल उन, हाँ 12-10-9 साल करीब और उसमें जोड़ जाती है। तो जो 86 में इसको बाहर निकलना था, अब वो सज़ा बढ़ के 97 तक पहुंच गई, 1997। और 1997 में जो आपके थाईलैंड की जो मियाद थी पुलिस के कानून की कि इसको अगर 20 साल के अंदर पकड़ना है और उसके बाद इसको मौत की सज़ा तय थी, वो मियाद पूरी हो जाती है। मतलब इसके दोनों मसले हल हो गए। एक, जेल से निकलने से ही ये बैंकॉक भेजा जाता, लेकिन इसने जेल तोड़ के तिहाड़ जेल से निकल के वो अपनी जो इसके फांसी का फंदा लटक रहा था उसको दूर कर दिया और 10 साल की सज़ा बढ़वा ली। तो कहते हैं कि ये चार्ल्स शोबराज हमेशा जेल तोड़ता इसलिए कि भागने के लिए, लेकिन 1986 में ये जेल से इसलिए भागा था क्योंकि उसे जेल में और रहना था। ये शायद दुनिया का एक पहला ऐसा क्रिमिनल होगा जो जेल में और रहने के लिए जेल से भागता है और अपने मकसद में पूरा होता है। इसके बाद इसको 1997 में इसकी सज़ा पूरी हो जाती है और 1997 में इसको रिहा कर दिया जाता है। 17 फरवरी 1997, मतलब ये 76 में पकड़ा गया था और 97 करीब 21 साल पूरा ये तिहाड़ जेल में रहता है। और ये उसका रिकॉर्ड है कि इतने लंबे साल तक ये कभी किसी जेल में रहा। चार्ल्स शोबराज अपने पूरे करियर में 30 साल उसने जेल में गुजारी और उन 30 सालों में से 21 साल तिहाड़ जेल में, 9 साल इसने अलग अलग मुल्क के जेलों में काटी। तो 1997 में जब ये रिहा हो जाता है तो बाकायदा तिहाड़ जेल से बाहर आता है। अब चूँकि बैंकॉक की जो मियाद थी वो ख़त्म हो गई, थाईलैंड के हवाले अब करने का मतलब नहीं था। सिटीज़न जो था ये फ्रेंच था, फ्रांस का, इसलिए रिहाई के बाद भारत सरकार इसको फ्रांस डिपोर्ट कर देती है, यहाँ से प्लेन में बैठाकर और सीधे फ्रांस, पेरिस की टिकट पकड़ाकर और वहाँ भेज दिया था। तो 1997 से 2003 तक, अब बल्कि 6 साल तक ये फ्रांस में रहता हो। तब तक चार्ल्स शोबराज का नाम इतना मशहूर हो चुका था कि पूरे फ्रांस में जब ये पहुंचता है तो इसके एक हीरो की तरह वहाँ लोग स्वागत करते थे। जब जाता था तो लोग फ़ोटो खिंचाते थे। और वहीं पे एक बहुत बड़े हॉलीवुड के प्रोड्यूसर ने इससे बात की, इसकी जीवनी को लेकर और फिल्म बनाने को लेकर, और करोड़ों रुपए मिले शोबराज को अपने फिल्म का राइट देने के लिए, कहानी के लिए। इवन ये कहते हैं कि जब वो पहुंचा था इंटरव्यू के लिए वो $5-5 हज़ार फीस वसूलता था, और फिल्म के लिए तो इसने करीब 90 करोड़ रुपए, जो पूरी रिपोर्ट है मीडिया की, करीब 90 करोड़ रुपए में इसने अपने राइट दिए थे। तो 6 साल तक वहाँ पे ये बहुत ऐश में रहा, अच्छे से रहा। फ्रांस में एकदम आज़ाद था और कहीं कोई मामला था नहीं। लेकिन फिर पता नहीं क्या होता है कि अचानक 2003 में अपनी पूरी ऐश व आराम की ज़िंदगी फ्रांस में, पेरिस में छोड़कर फिर वहीं पे जाकर उसकी अपनी लड़कियों से दोस्ती, चूँकि लड़कियां बहुत जल्दी इससे प्रभावित हो जाती थीं। पर 2003 में ये आज तक समझ में नहीं आया कि उसने ऐसा क्यों किया। ये अपनी अच्छी खासी ज़िंदगी को छोड़ के वो काठमांडू पहुंच जाता है और काठमांडू में होटल में रहता है और कैसीनो में जुआ खेलता है। जुआ खेलने का बहुत बड़ा शौक़ था चार्ल्स शोबराज को, और उसके बाद यूं ही खुलेआम घूमता रहता है। ऐसे ही एक दिन घूम रहा था तो वहाँ का एक लोकल जर्नलिस्ट जो चार्ल्स शोबराज को जानता है अच्छी तरीके से, उसने शोबराज को देखा और वहाँ की अथॉरिटी को इन्फॉर्मेशन दी कि चार्ल्स शोबराज नेपाल में घूम रहा है। तो जब छानबीन की गई तो पता चला कि हाँ, फिर याक एंड यति होटल के कैसीनो से चार्ल्स शोबराज को 19 सितंबर 2003 को पकड़ा गया। 19 सितंबर 2003 को। असल में नेपाल में ये था कि जो 1975 में जब ये थाईलैंड से भागा था तो नेपाल आया था और 2 लोगों का कत्ल हुआ था, एक अमेरिकन सिटीज़न और एक कनाडा की। तो उसको लेके कुछ सबूत थे उनके पास। तो उन दोनों मर्डर के लिए चार्ल्स शोबराज को की उनको तलाश थी। तो जब ये 2003 में देखा गया तो इसको पकड़ा गया। इसके बाद फिर अदालत में मुकदमा चला। लोअर कोर्ट ने उम्र कैद की सज़ा सुना दी
फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील किया। सुप्रीम कोर्ट ने भी उम्र कैद की सज़ा 2010 में, वो बाद में आई, उसने बहाल रखा। हालांकि इसने कहा कि मैंने 1975 में जब ये मर्डर हुआ था तब मैं वहाँ था ही नहीं, नेपाल नहीं आया। शोभराज का हमेशा ही कहना था। उसकी वजह ये थी कि शोभराज जितने लोगों को मारता था उनमें से ज़्यादातर लोगों के पासपोर्ट भी चुरा लेता था और उस पासपोर्ट में फ़ोटो अपना लगा देता था, नाम बदल देता था। तो कहते हैं कि उसके पास 10 अलग अलग कंट्री के पासपोर्ट थे। और इस दौरान वो अफ़गानिस्तान, ग्रीस और किस किस मैं जगह का आपको नाम बताऊं, जहाँ जहाँ जो उसने क्राइम किया था, कराची, रोम, तेहरान, काबुल, यूगोस्लाविया, बुल्गारिया, कोपेनहेगन, इस्तांबुल, ये सारी जगहों पे ये अलग अलग वक्त में गया। यूरोप की कंट्री अलग हैं और वहाँ इसने क्राइम किए। तो जब ये फिर नेपाल में जब इसको उम्र कैद की सज़ा हो गई, तो इस सज़ा से पहले इसने वहाँ एक वकील की, शकुंतला थापा, नेपाल में, और शकुंतला थापा इनकी वकील थी। शकुंतला थापा की एक 20 साल की बेटी, 12वीं में पढ़ने वाली निहिता विश्वास, तो मैटर के लिए अक्सर वो अपनी माँ के साथ जेल आया करती थी और जेल में मुलाकात होती थी जो शकुंतला थापा वकील चार्ल्स शोभराज की और बेटी निहिता विश्वास सिर्फ 20 साल की। अचानक एक दिन बहुत बड़ी खबर आती है, वो ये कि 8 अक्टूबर 2008 को कुछ तस्वीरें बाहर आती हैं मीडिया में। चार्ल्स शोभराज और निहिता विश्वास, जो सिर्फ 20 साल की, और चार्ल्स शोभराज की उम्र तब 65-62 हो गई थी, इस वक्त वो 73 साल का है, उसके मांग में सिंदूर भर रहा है और वो दोनों की जेल में ही शादी हो गई। और इस शादी की गवाह ये वकील और निहिता विश्वास की माँ, मतलब चार्ल्स शोभराज की सास। अब जेल प्रशासन के हाथ पैर फूल गए, मीडिया में खबर है कि भैया जेल में कैसे शादी हो सकती है, लेकिन शोभराज ने जेल में साजिश भी, मतलब शादी भी कर डाली। जैसे वो बर्थडे मनाया था, उसके बाद भाग गया, यहाँ शादी हो गई। कहते हैं कि उसका काम करने का तरीका यही है कि पहले भरोसा हासिल करो, फिर भरोसा तोड़ो। यहाँ से पहले जो दिल्ली में तिहाड़ जेल में चार्ल्स शोभराज बंद था, तब कहते हैं कि जो 2 उसकी वकील थी, उन दोनों के साथ उसके बड़े गहरे रिश्ते हो गए थे। उनमें से तो एक के साथ इश्क भी हो गया, ये कहा जाता है। और यहाँ भी वकील और वकील की जो बेटी थी उनसे तो शादी कर ली। अब ये कहते हैं कि ये शादी भी एक साजिश थी जेल से बाहर निकलने की। और निहिता खुद कहती है कि हाँ मैंने शादी की। तो जब ये शादी की खबर आई और उसी वक्त कोर्ट में ये फैसला भी आना था इसके, तब हम लोग काठमांडू गए थे और मैं करीब 1 हफ्ता वहीं रहा। मैं निहिता विश्वास से मिला, उस लड़की से, शकुंतला थापा से मैं लंबी बात की, और वहीं कोर्ट की पेशी के दौरान मेरी शोभराज से पहली बार 2-3 दिन लगातार मुलाकात हुई। और हम लोग, शोभराज की खासियत यह है कि उसे पता है कि उसकी इम्पोर्टेंट क्या है, इसलिए वो मीडिया को बाइट भी नहीं देता, कैमरे पे बोलता ही नहीं। बोलना है तो आप चार्ज देंगे, आप पैसे देंगे उसको, और पैसे डॉलर में। हालांकि हम लोगों ने कोशिश भी की थी लेकिन वो हुआ नहीं। लेकिन अब नेपाल में भी हालत ये है कि उसने हर एक पुलिस वाले को, वहाँ जेल के जितने भी हैं उन सबको अपना मुरीद बना रखा है। अब खबर ये आई है कि उसके दिल में कुछ प्रॉब्लम है, एक वॉल्व उसका ख़राब था, वॉल्व का शायद ठीक भी किया गया है, और ओपन हार्ट सर्जरी की बात चल रही थी। तो काठमांडू या नेपाल में एक हार्ट का अच्छा डॉक्टर या हॉस्पिटल उतना नहीं है, तो इसने एक एप्लीकेशन दी अभी हाल ही में चार्ल्स शोभराज ने कि मेरा हार्ट की जो सर्जरी है वो मेरे अपने देश पेरिस में कराया जाए, क्योंकि वहाँ ज़्यादा बेहतर सुविधा है और वहाँ मेरे अच्छे होने के मतलब अगर यहाँ पे 1% है तो वहाँ 5% चांस है। तो ये अपील दे रखा है, लेकिन अभी तक उसका कुछ फैसला शायद कुछ आया नहीं है। बट उसका कहना है कि मुझे ऑपरेशन के लिए यहाँ से मुझे वहाँ भेजा जाए, नंबर 1। नंबर 2, एक दूसरा उसने भी हाल में एक और अपील डाली है। नेपाल में एक कानून के तहत ये भी है कि जिनकी उम्र 72 साल हो जाती है उसको जेल से रिहाई मिल जाती है। तो उसने इस रूल का भी हवाला दिया है, क्योंकि अब वो 73 का हो गया कि मैं अब 72 प्लस हूँ, तो मुझे इस कानून का भी फ़ायदा मिलना चाहिए और मुझे यहाँ से आज़ादी मिलनी चाहिए। तो ये अभी उसका एक अपील दी है, लेकिन इस पर अभी फैसला आया नहीं है। तो कुल मिला के अब ये है कि इस वक्त चार्ल्स शोभराज काठमांडू के पास एक जगह है, वहाँ की जो सबसे बड़ी जेल है सेंट्रल जेल, वहाँ पे बंद है। उम्र कैद की सज़ा हुई हुई है 2 फॉरेन टूरिस्ट को मारने के लिए, और सुप्रीम कोर्ट ने भी उस फैसले पे मुहर लगा रखी है। अब 73 साल की उसकी उम्र हो चुकी है।
चार्ल्स शोबराज के ऊपर हॉलीवुड बॉलीवुड इन सब जगह मिला के 3 फिल्में बन चुकी हैं बड़े बजट की। अपने यहाँ मैं और चार्ल्स ऐसे करके एक फिल्म थी शायद रणदीप हुड्डा जिसमें हीरो थे। 4 उसकी बुक्स बड़े पैमाने पर रिलीज़ हो चुकी है, आई है, जिसमें उसने अपनी पूरी कहानी सुनाई है। डॉक्यूमेंट्री पता नहीं कितनी सारी बनी है। कहते हैं कि ये चुनिंदा क्रिमिनल्स में से एक है दुनिया के जिसको इतना स्टारडम मिला और जिसकी इतनी पब्लिसिटी हुई। और उसकी एक वजह ये भी है कि ये क्राइम करता था, इवन कत्ल भी इसके ऊपर है कि करीब इसने, हालांकि जो जिन्होंने इसकी बायोग्राफी लिखी है जिस एक जर्नलिस्ट ने, उनका दावा है कि इसने 12 मर्डर किए हैं, जबकि कहते हैं कि ये इसने करीब 24 मर्डर किए हैं। तो वो इसलिए है कि एक तो ये जो आम क्रिमिनल है, हालांकि सीरियल किलर है, लेकिन ये कभी सीरियल किलर की तरह लगा नहीं, कभी सीरियल किलर की तरह बात नहीं करता था। बहुत ही सोफिस्टिकेटेड, हर लैंग्वेज में बात करना, कॉन्फिडेंट, इसके अलावा हमेशा अपने आप को एक अच्छे घर का पेश करना। और सबसे बड़ी बात एक सम्मोहन शक्ति थी। ये किसी के साथ भी होता था फ़ौरन उसको अपने वश में कर लेता था, सिर्फ अपनी पूरी बॉडी लैंग्वेज, बातचीत से। और यही वजह है कि वो कहता था कि मैं कभी किसी के साथ कुछ नहीं करता हूँ, बस हो जाता है, जैसे नटवर लाल का ये लाइन हुआ करता था। तो इस वजह से लोग, अब सबसे पहले वो भरोसा हासिल करता था और फिर उसी भरोसे का खून करता था। लेकिन इसके अंदर जो कला थी, अगर इसका सही इस्तेमाल होता तो पता नहीं फिर चार्ल्स शोबराज मतलब क्या होता। कम से कम जुर्म की दुनिया का प्रोफेसर नहीं होता ये, बल्कि अगर उलट दूँ इसको कि ये क्राइम की दुनिया से हट के क्राइम के अगेंस्ट लड़ने वाली किसी ऑर्गेनाइजेशन, पुलिस, ऐसी जगहों पे होता तो सोचिए कि कितना बड़ा काम करता ये। लेकिन अफसोस ऐसा है नहीं। लेकिन ये है कि अभी अब 73 साल उम्र है, उसमें से 30 साल, मैंने गलत आपसे कहा था, करीब टोटल 35 साल इसने जेल में काटा अपनी ज़िंदगी में। तो 73 में से 35 साल जेल में काटा है और बाकी बचे 38 साल ये आज़ाद रहा है। और ये है पूरी चार्ल्स शोबराज की कहानी। अब ये देखिए, क्योंकि अभी भी भरोसा नहीं होता है कि कौन सा वो चाल चले, क्योंकि उसने 2008 में शादी जो की है वो भी एक रिहाई के लिए है। उसके दिमाग में इस वक्त भी क्या चल रहा है, 73 साल में भी क्या उसके बाद वो काठमांडू की जेल को ब्रेक करेगा तो कब करेगा। क्योंकि उसका ये भी कहना है कि वो मैं डिसाइड करता हूँ मुझे कब कहाँ से निकलना है, कहाँ रहना है, कहाँ जाना है। तो जब तक ये चीज़ें हैं, जब तक वो है जेल में, जब तक वो ज़िंदा है, आप मान के चलिए कि वो कभी भी चौंका सकता है। और कानून का जानकार इतना है कि वो वकील से ज़्यादा खुद अपने केस को पढ़ता है, उसको एक एक चीज़ पता होती है। तो फ़िलहाल तो ये है कि वो अभी बंद है, उम्र कैद की सज़ा काट रहा है, लेकिन कब क्या हो जाए उसके साथ ये कहना मुश्किल है। तो चार्ल्स शोबराज की ये पूरी कहानी थी। मुझे शायद मैंने कोशिश की, जहाँ तक जो भी मैं जानता था आपको, या जितने मैंने शोज़ बनाए या मैंने काठमांडू में गया देखा, वो आप तक पहुँचाया। अगर इसमें आपके पास भी कोई जानकारी हो तो ज़रूर बताइएगा और लिखिएगा भी। सनी वीपीएन की जो आईडी थी, जो मेल किया था सर, वो कह रहे हैं कि बहुत से खान आए और गए, लेकिन समझाया था नहीं असली टाइगर है। अच्छा, सनी वीपीएन साहब, आपका मेल शायद मैंने आज रिप्लाई किया, पढ़ा था, आपने एक शिकायत की थी और ये दीपक, आसिम, इन लोगों के ऊपर भी की चैट, और ये ब्लॉक कर दिया है। तो उन्होंने नई आईडी बना ली। हाँ, ऐसा नहीं है, मैंने आपको लिखा भी है। हालांकि आपने कभी कोई ऐसी चीज़ लिखी भी नहीं, और जो लिखते हैं हम उनको भी ब्लॉक या बैन नहीं करते। मेरा मानना हर एक आज़ाद है अपना ख्याल रखने के लिए, अपनी बातें रखने के लिए। हाँ, थोड़ी सी शालीनता और सभ्यता के और तमीज़ के दायरे में हो, इसलिए कि बहुत सारे हमारे परिवार के लोग भी इसमें होते हैं, बहुत सारी हमारी बहनें हैं जो इसमें जुड़ी होती हैं, है ना, कई की मम्मी हैं, माँ हैं, वो हमारे साथ जुड़ी रहती हैं। तो एक पूरा परिवार होता है। तो एक परिवार में अगर हम सब ये सोचें कि जैसे मैं अगर मान लूँ कि मैं इस वक्त लाइव पे हूँ और ये मेरी पूरी फैमिली है, ये माँ भी हैं, पिता भी हैं, बहन भी हैं, भाई भी है ना, तो शायद हम वैसे लैंग्वेज का यूज़ नहीं करेंगे। तो मेरी ऐसा, लेकिन जो आपसे ऐसा कुछ था नहीं, और ना ऐसा कि आपको गलतफहमी होगी, और लेकिन आप इंश्योर रहें किसी भी हम क्राइम तक के परिवार के लोगों का ना चैट और ना कमेंट्स ना कभी ब्लॉक होगा, ना रोकेंगे। बस सिर्फ इतनी गुजारिश है कि जब भी आप कुछ लिखें तो ये मान के चलें कि आपका परिवार भी पढ़ रहा है, तो उससे हम लोग थोड़ा सा संभल कर रहेंगे। सर, जुर्म अभी बाकी है, ये टैगलाइन कहाँ से दिमाग में आई? रिचर्ड, एक मिनट नाम बता रहा हूँ,
ऋषभ आदर्श का सवाल है। अच्छा, ऋषभ आदर्श का एक सवाल है कि जुर्म अभी बाकी है, टैगलाइन कहाँ से आया। बहुत सारे लोग क्राइम तक के पता नहीं, उनको पता भी होगा कि नहीं। पहला वीकली क्राइम शो मैंने आज तक में जो शुरू किया था वो जुर्म था। ये हाफ एन आवर का एवरी सैटरडे रात 11:30 बजे आया करता था, और मुझे मालूम भी नहीं था कि लोग ऐसा देखेंगे और इतना देखेंगे। जब ये शो लॉन्च किया तो देखते ही देखते ये टीवी न्यूज़ चैनल जितने भी शोज़ हैं उसमें अचानक ये नंबर 1 शो था। और साल में करीब 40 वीक 52 हफ्ते होते हैं, 52 वीक्स में से 40 वीक्स ये नंबर 1 ही हुआ करता था। तो इसकी कहानी जो शुरुआत थी कि जुर्म अभी बाकी है, जाइएगा नहीं, ये टैगलाइन कहाँ से शुरू हुआ। मैं जो पहला जुर्म का एपिसोड जा रहा था तो मुझे एंकर शूट करना था, और इसका एंकर शूट का ये था कि हम रात में करेंगे और किसी सुनसान जगह पे करेंगे, किसी हवेली में, जंगल में, इस तरह से। तो हम बुलंदशहर के पास एक हवेली में शूट कर रहे थे और सारे एंकर लिखे थे, खुद सब पढ़ दिया। वहाँ जाने के बाद अचानक आया कि एक चीज़ भूल गया था कि ब्रेक में क्या पढ़ना है। अब उसकी वजह ये थी कि 2-3 चीज़ें जनरली आप न्यूज़ चैनल में ब्रेक जो होता है वो ऐसे होता है कि बस एक छोटा सा ब्रेक अभी आते हैं, ये तो बहुत नॉर्मल हो गया। या ये होता है कि आप मतलब अच्छी अच्छी चीज़ें जो होती है ना, तो ब्रेक के बाद और अच्छी चीज़ें या अच्छी बातें अब क्राइम में तो होती नहीं है, सब बुरी बुरी होती हैं। तो कुछ समझ ही भी नहीं आ रहा था कि ब्रेक बोलूं क्या। तो मेरे उस वक्त बॉस हुआ करते थे शाजी जमा, जो बाद में एबीपी चले गए, और रात करीब 2:30 बज गया, और 2:30 बजे अचानक याद आया कि ब्रेक तो क्या नहीं। तो मैंने कहा अब क्या करूं, समझ में नहीं आया। तो उनको फ़ोन किया, अब वो नींद में। तो मैंने कहा शाजी सर ऐसे ऐसे, अब ब्रेक समझ नहीं आ रहा। तो उन्होंने कहा यार तुम अब इतनी रात को जगा के पूछ रहे हो, कुछ भी बोल दो। अरे मैंने कहा नहीं ऐसे मत बताइए, पहला शो है, पहला एपिसोड है। डरा हुआ भी था। तो फिर वो कह रहे थे सोचता हूँ। मैंने उनको फिर दोबारा फ़ोन घुमा दिया। अब वो भी कह रहे हैं 2:45 बज रहा है, ये सोने नहीं देगा तब तक। तो मैंने कहा बताइए। तो कहते हैं एक काम करो तुम यार, कुछ भी बोल दो। मैंने कहा नहीं कुछ में भी क्या बोलूँ। तो बोले अच्छा काम करो, शो का नाम है जुर्म अभी बाकी जाएगा नहीं, यही बोल दो। तो वो मुझे टालने के लिए उन्होंने बोला। मैंने कहा ओके, मुझे लगा सीरियस बोल रहे हैं। फ़ोन रखा मैंने, सेम लाइन ब्रेक में, यही कि जुर्म अभी बाकी है, जाइएगा नहीं, ये बोल दिया, चलाया। उसके बाद जब ये शो गया 2-3 वीक के बाद, यही पंच लाइन बन गया था। अच्छा, इस पंच लाइन के बनने के पीछे यह था कि तब मैं नया नया टीवी पे था, और मतलब उस तरीके से समझ में नहीं आता था कैसे बोलूं, क्या करूं। तो जब मैं बोलता था कि जुर्म अभी बाकी है, जाइएगा नहीं, तो कुछ इस तरह से बोलता था कि जुर्म अभी बाकी है, एक बार ऐसे करता था जाइएगा नहीं, और ऐसे एक बार कर देता था। तो ये जो गर्दन था और ये मिलाकर थोड़ा पंच लाइन हो गया। और बाद में यही हुआ कि वो आज भी याद रहता है कि ये 2:45 बजे कैसे मैंने उनको सताने के बाद एक उन्होंने भी मुझे टालने के लिए लाइन दिया, और ये लाइन ही हिट हो गई थी। सर कई लोगों का सवाल है कि आप राजीव दीक्षित जी की ऊपर स्टोरी के लिए। हाँ, कई लोगों ने कहा राजीव दीक्षित की स्टोरी सुनाने के लिए। मैं बिल्कुल सुनाऊंगा। थोड़ा सा असल में मैंने कुछ उसमें अपडेट मंगाया है, कुछ चीज़ें हैं, एक ने वादा किया है, मैं उसी का वेट कर रहा हूँ। जैसे ही आएगा मैं आपको ज़रूर सुनाऊंगा। सर कई लोग कह रहे हैं कि आप बुक लिखिए, को क्या बुक लिखेंगे तो बहुत बहुत ज़्यादा लिखेंगे। असल में बुक कई पहले भी आप लोग बोल चुके हैं, और मेरे आसपास और भी बाहर भी लोग बहुत कहते हैं, बस वक्त नहीं मिलता। लेकिन मेरी भी एक तमन्ना है कि लिखूंगा। कितनी बिकेगी इससे मतलब नहीं है मेरा, लेकिन एक मैं अपना लिखना चाहता हूँ, ये फैक्ट है। लेकिन बस ज़रा वक्त मिले, या सोच रहे हैं एक हफ्ता कहीं जंगल में जाके रह जाऊँ तो वहीं लिख सकता हूँ शांति से। प्रमोद शर्मा जी पूछ रहे हैं कि क्या क्राइम तक को आज तक से प्रॉब्लम नहीं होती है, मतलब आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं होती क्राइम तक की? प्रमोद शर्मा जी का है कि क्राइम तक से आज तक को प्रॉब्लम नहीं थी। देखिए आज तक बहुत विशाल, बहुत बड़ा चैनल है, और ये क्राइम तक तो सब बच्चे हैं, और सब हम लोग का ग्रुप एक ही है। तो और आज तक नहीं इसको शुरू किया है, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मोहब्बत के लिए हर एक आप जगह बना सकते हैं कहीं भी, तो उसमें ऐसी कोई चीज़ होती नहीं है। तो विकास जी हैं, वो बोले कि सर कि मैंने 9 दिन के अंदर आपके 61 एपिसोड देख लिए हैं, आप बेस्ट स्पीकर हैं, तो उनका एक बार नाम ले दीजिए। बहुत विकास जी थैंक यू वेरी मच। आपने 9 दिन में 61 एपिसोड 61 देख लिए, कमाल है। लेकिन सलाम आपको कि आपने इतना पेशेंस रखा और सुना। बस इसी तरह देखते रहिए और अपना प्यार देते रहिए। सर केवीसी का अगला एपिसोड में आप अगले हाँ, मैंने शुरू में जैसे आपसे कहा था, कई लोगों ने पूछा कि मैं कल इसलिए नहीं आया कि शाम, ईमानदारी से बता रहा हूँ आपको, 6 बजे से मैं बैठा हुआ था, और 6 से लेके मैं करीब बहुत लेट नाइट तक 6 घंटा तो मैं शूट में फंसा हुआ था। केबीसी यानी कौन बनेगा करोड़पति का, क्योंकि 2 एपिसोड का शूट एक साथ था, तो वो दोनों एपिसोड शूट हो चुका है। मैं शायद ये दिवाली के बाद जो थर्सडे और फ्राइडे है उसमें आएगा ये दोनों एपिसोड। सर
सर कई लोग कह रहे हैं कि 26/11 की स्टोरी के लिए कोई अच्छे से प्लान करके आपको भी सुना है 26/11? 26/11 की स्टोरी असल में मैं आपको एक दिन में नहीं 2 दिन में सुनाऊंगा, इसलिए कि एक दिन में तो सिर्फ ये बताऊंगा कि कराची से जो 10 आतंकवादी चले थे वो मुंबई तक कैसे पहुंचे थे, वो कहानी क्या थी, और मुंबई उतरने के बाद जो हुआ फिर क्या हुआ। और मैं इसको बहुत ही जो है आपको पूरे फैक्ट्स, जितनी छोटी से छोटी जानकारी, डिटेल उसके साथ सुनाऊंगा। और 26/11 आ रहा है और मैं कोशिश करूंगा कि 25 नवंबर को ही आपको ये कहानी सुनाऊं। सर आप जब उससे मिलने गए थे शोभराज से, तो आपने कुछ बातचीत हुई थी आपकी उनसे? हाँ, मैं जब शोभराज से मिलने गया तो मेरी शोभराज से बातचीत हुई थी। मैंने उनसे कई सवाल, मैं असल में बेसिक मेरा एक सवाल था कि ये 2 मर्डर को लेके क्या कहना है। तो चार्ल्स शोभराज का ही कहना था कि तब मैं नेपाल में था ही नहीं, और वो एक्चुअली इसलिए बता रहा था कि वो दूसरे पासपोर्ट दूसरे नाम पर आया था, इस नाम से नहीं आया था। देन हमने जो निकिता विश्वास, निहिता विश्वास है जिससे शादी की, तो शादी के बारे में तो बार बार मुस्कुरा रहा था और सिर्फ कह रहा था यस यस यस। तो ये सारी चीज़ें थी। और बाकी कुछ लोग मजाक भी कर रहे थे कि जैसे हम एक सवाल ये भी पूछा था कि तिहाड़ से नेपाल का जेल अलग है, कैसा है। तब मुझे अच्छा लगा था जब उसने बोला कि नहीं तिहाड़ का जेल ज़्यादा बेटर है, तिहाड़ अच्छा है। तो ये सुन के खुशी भी हुई थी। सर एक अपना मोहित करके एक आईडी है, वो कह रहे हैं कि उनका एक बार नाम ले दीजिए, वो एक अपना शो बना रहे हैं जिसमें आपको आपकी आवाज़ और आपको कुछ फीचर करना चाहते हैं। अपना मोहित। अपना मोहित साहब, कमाल है, आपका नाम बहुत अच्छा है। वेलकम क्राइम तक में। मोहित हमेशा अपना ही होता है, और आप अपना ना भी लिखें तब भी अपने ही है, लेकिन अपना मोहित और अपनापन झलकता है। थैंक यू। सर एक बीटेक के स्टूडेंट को पूछे कि मुझे अगर जर्नलिज्म में आना है तो मुझे क्या करना है, क्या करना चाहिए आगे? एक का कहना है की पढ़ाई करने के बाद बीटेक की पढ़ाई कर रहे हैं और जर्नलिज्म में आना चाहते हैं, चलिए कोई बात नहीं, शौक अपनी चीज़ होती है। जर्नलिज्म में आने के लिए कुछ अलग नहीं करना पड़ता है, एक जर्नलिज्म के अलग अलग कोर्स हैं वो करना पड़ता है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आपके शौक कितने हैं, आपका एंथू कितना है, आपका जोश और जज्बा कितना है इसमें आने के लिए। बेसिक आपको एक ये हम आप जैसे हम सब इंसान कोई भी काम कर सकता है, तो जर्नलिज्म कोई हुआ नहीं है। बस इसमें बेसिक जो है कि आपको खबरों की एक समझ, खबरों की जानकारी, लिखने की थोड़ी सलाहियत बेहतर, बाकी कुछ नहीं है, सब सिखा दिया जाता है। सर उसकी पहली पत्नी कहाँ है शोभराज की अभी? चार्ल्स शोभराज की पहली पत्नी ने उसे उसी वक्त छोड़ दिया था जब वो काबुल से निकली थी और वो वहाँ पहुँचा था, पटाया बीच, थाईलैंड। उसके बाद वो वापस, चूँकि वो पारसी फैमिली थी और फ्रेंच थी, तो वापस वो फ्रांस लौट गई थी। और उसकी बेटी के बारे में हाँ मुझे जानकारी नहीं कि